हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसम और दोस्तों आज हम लोग अपनी क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि इस एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर डील कर रहा है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है और एक चीज और स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ कमेंट्स देखे स्टूडेंट्स के, वो ये कि सर आप हमें पहले जैसे पढ़ाइए जैसे आप लिख के पढ़ाते थे। तो देखो बच्चों, होता क्या है ना, कभी कभी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ड्राई होते हैं या फिर बहुत थ्योरेटिकल होते हैं। उसमें ऐसे पॉइंटर्स या फिर फ्लो चार्ट को क्रिएट करके करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है, इसलिए वहां पर हमने थ्योरेटिकल चीजें रखी। बट इस बात का ट्रस्ट रखिए आप लोग कि जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, है ना। और आप नोट्स तो क्रिएट करिए ही अपने, है ना। और जैसे पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट होगा, कभी भी कुछ ऐसा कम बेस्ट वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये प्रिंट कल्चर है। अब प्रिंट का क्या हिस्ट्री है इसमें हम ये पढ़ेंगे। अब अगर हम इसको देखें इस हम व्यू पॉइंट से कि इसका एग्जामिनेशन के अंदर क्या रोल है, तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार, हमें एक हिस्ट्री इसका जानना जरूरी है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ इन चीज़ों का। बट अगेन बहुत ज़्यादा मैंने इसका कभी ऐसा रोल देखा नहीं, प्रिंट को लेकर क्या रोल रहा है यूपीएससी के अंदर। बट ठीक है, स्टिल हमारे एनसीईआरटी का पार्ट है, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ये हमने आपसे वादा किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों देखो यार, जब मैं बोल रहा हूं प्रिंट, तो प्रिंट का मतलब यहां पर क्या है। प्रिंट का मतलब कोई किताब हो गया जो लिखित रूप में हो। ऑब्वियसली किताब है तो लिखित रूप में होगी। तो जब भी हम प्रिंट की बात करते हैं तो प्रिंट इज समथिंग, जैसे कोई बुक हो गया, है ना। प्रिंट इज समथिंग, कोई अखबार हो गया, जर्नल हो गया, कोई कैलेंडर हो गया, डायरी हो गई, ये सब चीजें क्या है, प्रिंट का फॉर्म होता है। अब आज की दुनिया में या कभी भी आप सोचिए, बिना प्रिंट के आप वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हो। सोचो आज के टाइम पे एक बार को प्रिंट खत्म हो गया, नाउ इज इट पॉसिबल। आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट हमने कभी ये इस चीज को रियलाइज ही नहीं किया कि हम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्रिंट, और कभी खत्म हो गया तो क्या होगा। सो बेसिकली हमने देखा है कि हम प्रिंट को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कभी हम सोचते नहीं है उसके बारे में। लेकिन इमेजिन करिए, आज आप जिन एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी नहीं होती। आज आप कोई भी हैंड रिटन नोट्स मेरे ले रहे हैं, ये नहीं होते। कोई कैलेंडर है, कोई किताब है, कोई डायरी है, कोई न्यूज़पेपर है, इस दुनिया में कुछ भी इस चीज लिखित नहीं होती, सब ओरल होती, तो वर्ल्ड कितनी डिफरेंट हो जाती है कि नहीं। दिस हाईलाइट्स द फैक्ट कि प्रिंट कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि प्रिंट कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो जब प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, आप जैसा जानते हैं प्रिंट को लेकर, तो उससे पहले भी एक दुनिया थी जब प्रिंटिंग होती थी। तो वो प्रिंटिंग कैसे होती थी, उसका इतिहास क्या था, ये सब चीजें दोस्तों हमको इस चैप्टर में जाननी। क्लियर है? बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कई पार्ट्स में है, लेकिन है बहुत सिंपल, क्योंकि आप बहुत लॉजिकल चीजें समझोगे। अच्छा ऐसा है तो ऐसा हो गया। चलिए देखते हैं। तो पहली चीज तो ये है, प्रिंटेड मैटर अराउंड अस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिंटेड हैं, बुक्स होती हैं, है ना, पेंटिंग्स हैं। आज आप पेंटिंग्स देख रहे हो, पेंटिंग भी तो प्रिंट में आएगा ना भाई। पेंटिंग आप बना रहे हो, प्रिंट मतलब क्या, कोई चीज छप गई, प्रिंट हो गया, कागज में आ गया, तो पेंटिंग्स भी हो गया। या फिर आप डायरीज, कैलेंडर्स में आप देखते हो कि कैलेंडर है तो उसमें डेट्स लिखी हुई है, डेज लिखे हैं, किसी की फोटो छपी हुई है, तो ये सब भी आपका क्या है, प्रिंट है। कोई एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रिंट होता है। पैम्पलेट छाप देते हैं, जगह जगह बांट रहे हैं पैम्पलेट्स कि फला 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 चीज का ये चीज है, ऐड करना, तो एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट्स के थ्रू भी क्या हो गया, प्रिंट हो गया। आप होर्डिंग लगवा देते हो बड़ी बड़ी, क्या हो गया, प्रिंट हो गया, है कि नहीं। आप मूवी देखने जा रहे हो, वो भी तो एक तरह का सिनेमा पोस्टर्स क्या होते हैं। आप मूवी दिख रही है भैया, RRR मूवी आ रही है, अब RRR मूवी का आप देख रहे हो, बढ़िया एकदम लगा हुआ है पोस्टर, दैट इज अगेन प्रिंट। तो प्रिंट आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये प्रिंट लोगों तक मैसेज पहुंचाने के काम आता है कि नहीं, है ना। लोग उससे अवेयर हो जाते हैं, लोग उससे इंफॉर्म्ड हो जाते हैं, पब्लिक डिबेट फोरम्स में काम आता है, शेपिंग हिस्ट्री एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो एवरीथिंग टुडे, आज भी आप देखिए तो प्रिंट की कितनी वैल्यू है, ये आप यहां से समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं। नाउ द हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग की तरफ हम लोग दोस्तों चलते हैं, और अगेन बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकल चीजें होती नहीं है, ठीक है। चलो, तो जो अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी थी, यानी प्रिंट करने की, हम जब कह रहे हैं तो हम कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कोई चीज़ प्रिंट करना है, मशीन के थ्रू हो या फिर हम कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें प्रिंट करने के लिए, आप देख पा रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या है बोलते हैं इसको।
तो वो प्रिंट की टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी चाइना से स्टार्ट होती है, वो हमारी फिर जापान के पास, जापान से आती है, वो हमारी कोरिया से आती है। तो कभी कोई आपसे पूछे कि प्रिंट का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू होती है, तो वो चीन से शुरू होती है, यानी कि चाइना से शुरू होती है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। कभी भी आपसे कोई पूछे प्रिंट का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, चाइना से स्टार्ट होता है। कैसे होता है वो समझते हैं। दिस वॉज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। क्या सिस्टम था उनका, चाइना में, जापान में या कोरिया, लिखते जाओ, नोट करते जाओ। चाइना, जापान, कोरिया, क्या तरीका है उनका, हैंड प्रिंटिंग का। क्या बोलते हैं, हैंड प्रिंटिंग करते हैं। अब हैंड प्रिंटिंग का मतलब क्या हुआ, हाथ से प्रिंट करना। ठीक है, अब ये कैसे होगा, 594 AD चाइना बुक्स वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। अब एक बार बताओ, आपने ये चीज बचपन में करी होगी डेफिनेटली, जब स्कूल जाते होगे तो अक्सर, मतलब ज्यादातर लोगों ने चीज करी है कि भैया एक का सिक्का है, उस पर अगर 1 का ऐसे डिनोशन लगा हुआ है, यहां पर कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। आप क्या करते थे कि आप 1 का सिक्का रखते थे पेपर के ऊपर, और पेपर के ऊपर फिर आप ऐसे रगड़ना स्टार्ट कर देते थे, ऊपर 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 ऐसे रगड़, तो आपको दिखता था कि उस पेपर के ऊपर वो चीज छप जाती थी जो 1 के सिक्के पर लिखी हुई है। इसी को बोल रहे हैं यहां पर क्या, ये हैंड प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है, तो भाई 1594 में चाइना ने बुक्स प्रिंट करना शुरू किया इस रबिंग पेपर को रब करके। ठीक है, अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स। अब वुड ब्लॉक्स क्या हो रहा है, वुड ब्लॉक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि वुड ब्लॉक्स है, लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, उस लकड़ी के ब्लॉक्स पे कुछ कुछ डिजाइन बने हुए हैं, इस तरह का वुडन कट है। अब उस वुडन कट पे, लकड़ी के ब्लॉक पे अगर आप एक पेपर रख के उसको अगर आप रगड़ने लगोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कुछ इस प्रकार के डिजाइन आ जाएंगे, जिस प्रकार का डिजाइन बना हुआ है। तो यही चीज चाइना में स्टार्ट हुई। इस स्टाइल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अकॉर्डियन बुक। क्या बोलते हैं इस किताब को, अकॉर्डियन बुक। जैसे ये बनाई गई पेपर रब करके, इंक्ड सरफेस, भाई आपका पास लकड़ी का ब्लॉक हो गया, लकड़ी के ब्लॉक पे आपने लगाई इंक, है कि नहीं, सिंपल बात, समझ रहे हो कि नहीं, लकड़ी का ब्लॉक है उस पे इंक लगा दी, इंक लगाने के बाद पेपर रख दिया ऊपर, पेपर रखने के बाद आप उसको रब करने लगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो ब्लॉक पे लिखा हुआ है या छपा हुआ डिजाइन है, जो भी लिखा है वो पेपर के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, इस बुक को जो चाइना में प्रोड्यूस करी गई, इसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डियन बुक बोलते हैं। अब ये जो अकॉर्डियन बुक है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नाजुक होती है, तो इसमें क्या हुआ, इट वाज स्टिच्ड ऑन साइड्स। अब साइड्स में स्टिचिंग करी गई। भाई जाहिर सी बात है ना, आप एक तरफ पेपर पतला है तो ऐसा तो हो नहीं सकता पेपर पतला आप दोनों तरफ प्रिंट कर पाओ, दोनों तरफ प्रिंट नहीं कर सकते, ये उसकी एक नेगेटिव पॉइंट था। क्योंकि आप, भाई जाहिर सी बात है, आपका एक का सिक्का है, आपने अखबार रखा, उसको रगड़ दिया, अब एक का जो इमेज है, एक के सिक्के का जो भी यहां पर इमेज है वो पेपर के ऊपर आ जाएगा। पर क्या एग्जैक्टली आप उसके पीछे भी ऐसा कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, है ना, नहीं कर सकते। तो वो उसकी प्रॉब्लम थी, इसीलिए उस किताब को आप देखो तो साइड में स्टिच कर दिया। मान लीजिए आपने पेपर पे किया, आप इस साइड बना दिया, तो अब यहां से उसको स्टिच कर दिया किताब को, जैसे आज भी आप स्पाइरल देखते हो, स्टिच कर दिया। ठीक है, तो बैक साइड पे कुछ लिखा नहीं जाता था। द ब्यूटी ऑफ द कैलीग्राफी केम आउट इन द सेम वे। और कैलीग्राफी का जो रोल, जो सीन है वो यहीं से स्टार्ट होता है ना, जो एक अच्छे बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है हम क्या करते हैं, हम जैसे बोलते हैं ना कैलीग्राफी करी गई, लिखा हुआ है, तो वो यहां से चीज बाहर आ जाती है। क्लियर है, कैलीग्राफी का मतलब देखिए आपके एनसीईआरटी में यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग। कैलीग्राफी, आप बिल्कुल अच्छा स्टाइल की कैलीग्राफी, आप ऐसे लिख रहे हैं, स्टाइल करके लिख रहे हैं राइटिंग्स को, तो वो कैलीग्राफी की आर्ट भी यहीं से डेवलप होती है। सिंपल सी बात है। चलिए अब देखिए क्या हुआ 16th सेंचुरी में, क्या हुआ, चाइना की बात कर रहे हैं तो क्या बताया मैंने आपको कि जो बिगिनिंग होती है, जो बिगिनिंग हुई, जरा समझिएगा, जो बिगिनिंग हुई दोस्तों वो कहां से हुई, मैंने आपको बताया 3 जगह से। चाइना से बताया, फिर मैंने कहा आपको जापान, फिर मैंने आपको बताया कोरिया। ठीक है ना, क्लियर। फिर मैंने आपको बताया चाइना में क्या होता था, हैंड रबिंग या रबिंग पेपर, रबिंग पेपर कैसे, अगेंस्ट इंक्ड सरफेस, और वो किसका इंक्ड सरफेस है, ऑफ वुडन ब्लॉक। भाई ये तो आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना आ गया होगा। भाई देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ये भी पढ़ा रहा हूं कि पढ़ना कैसे है। भाई आज मैं पढ़ा रहा हूं, कल को मैं नहीं रहूंगा, तो ऐसा थोड़ी है कि आप कहोगे सर भाई आप सर वैसे ही बताइए। मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया तो ये समझो कि मैं कैसे फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहा हूं, मैं कहां पर चीज़ों को कट करता हूं, ठीक है, आपके यहां से मैं नया पॉइंट बना देता हूं। तो आई थिंक वो आप फ्लो चार्ट बनाने का आर्ट सीखिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं जब तक हूं तब तक आप फ्लो चार्ट बनाओ, उसके बाद आप फ्लो चार्ट बना ही ना पाओ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टीच यू कि फ्लो चार्ट भी कैसे बनाना है, फिर इस टेक्निक को आप अपने हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं।
मैं ये चाहता हूँ, ये नहीं कि आसिम सर हैं तो फ्लो चार्ट, आसिम सर नहीं है तो फ्लो चार्ट। मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्लियर? चाइना, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डियन स्टाइल, अकॉर्डियन बुक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी मैं जापान पे भी आता हूं आगे, लेकिन अब पहले हम ये जानते हैं कि चाइना में 2 सेंचुरीज की बात हम यहां करने वाले हैं, 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी। अब 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या हुआ सुनो जरा, सिंपल सी बात है। 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि चाइना का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना, वो बड़ा तगड़ा है, और ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट करने के लिए चाइना में एक एग्जाम होता है जिसकी तैयारी आप भी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने के लिए चाहिए होती है किताबें, क्योंकि पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है। और जब चाइना के अंदर ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में रिक्रूट होने के लिए जब ज्यादा लोग जाने लग गए, ठीक है, या फिर मैं कहूं कि चाइना का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑलरेडी बहुत बड़ा था, उसके अंदर रिक्रूट होने के लिए किताबें चाहिए, एग्जाम होता था, और एग्जाम में पास करने के लिए, एग्जाम को तैयारी करने के लिए किताबें चाहिए होती थी। तो किताबों का ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा चाइना में हुआ, यानी कि चाइना में डिमांड बहुत ज्यादा हुई किताबों की, और इसी वजह से चाइना में जो प्रिंट कल्चर है वो ग्रो करना शुरू करता है। बात समझ में आ गया? सो ग्रोइंग ब्यूरोक्रेसी इन चाइना एक बड़ा रीजन बना। रिक्रूटमेंट होता था इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, एग्जाम के थ्रू होता था। उसके लिए चाहिए होती थी टेक्स्ट बुक, और वो टेक्स्ट बुक जो है बनती थी बाय इस प्रिंट के, जो यहाँ पर चाइना में टेक्नोलॉजी चल रही थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये सब चल रही थी। तो वो प्रिंट को जहां पर जो है वो ग्रो होता है चाइना के अंदर। क्लियर है? 16th सेंचुरी। 17th सेंचुरी की बात करेंगे तो यहां पर क्या हुआ वो समझते हैं। देखो, अब देखो 17th सेंचुरी में अर्बन कल्चर बूम बहुत ज्यादा होता है। अर्बन कल्चर मतलब शहरों में बहुत ज्यादा बूमिंग होती है। अब जब अर्बन कल्चर हुआ तो बेसिकली अब प्रिंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी नहीं बची जो अमीरों के लिए थी खाली, क्योंकि अब प्रिंटिंग का इस्तेमाल हर जगह होने लगा। एक अर्बन सेंटर बूम करता है तो क्या होगा, वहां पर ट्रेड होगा। तो अब भाई खाली क्या प्रिंटिंग, भाई खाली एलिट लोग प्रिंटिंग इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ट्रेडर भी तो इस्तेमाल कर रहे होंगे। अपना बिल बना के भेजना है, प्रिंट तो हुआ ही है ना, अपनी कुछ चीज एडवर्टाइज करनी है, कुछ मैसेज भेजना है तो लिख के भेज रहे होंगे। तो अर्बन कल्चर के ग्रो होने से जो प्रिंटिंग था वो और डोमेन में भी चला गया। अर्बन कल्चर बूम हुआ, प्रिंटिंग वॉज नो लॉन्गर एन एलिट एक्टिविटी। अभी तक प्रिंटिंग बस एलिट एक्टिविटी थी, जो अमीर आदमी खाली वही पढ़ सकता था। प्रिंटिंग मतलब उसी के लिए प्रिंट होती थी चीजें, क्योंकि पैसा है तो पैसा दे पाएगा। और कोई भी चीज अगर कोई चीज अगर कम होती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है कि नहीं भाई कोई समझ लो ऐसी चीज प्रिंटिंग है। अब आज इतनी ज्यादा प्रिंटिंग है, कोई वैल्यू नहीं है। आदमी सीएससी की तैयारी कर रहा है, किताब फेंके जा रहा है। अरे भैया कितनी पढ़े, नहीं पढ़ना। एक टाइम जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना आप, इसमें देखिएगा कि भाई रीडिंग वॉज अ लेजर एक्टिविटी। लोग जो है फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करते थे, और बड़ा गर्व की बात होती थी कोई अगर हैंड रिटन किताब पढ़ता था। अरे भैया अमीर लोग है, अमीर मतलब अमीर होने की निशानी हुआ करती थी, समझ रहे हो? राइटिंग जो होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनकी वैल्यू होती थी। आज की डेट में भैया किताब, हमें अपनी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी आती अपने कॉलेज की, स्कूलों की, तो हम ये कैसे पढ़ लें? आपकी रीडिंग हमारी कैसे हो जाएगी? लेजर एक्टिविटी। उस टाइम पे लोगों की एक्टिविटी हुआ करती थी, अरे किताब आ रही है, बड़ा ही हल्ला होता था, किताब आ रही है, अरे भाई साहब बड़ी बात होती थी, किताब छाप रहा है आदमी, एक कॉपी मिल गई किताब की, बहुत बड़ी बात होती थी। तो प्रिंटिंग जो है अब वो एलिट एक्टिविटी नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि अब और डोमेन, मर्चेंट्स मेड दिस एन एवरीडे एक्टिविटी। मर्चेंट इसका इस्तेमाल हर दिन करने लग गया। जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज ट्रेड करनी है, कुछ भी करना है, एडवर्टाइज करना है, कुछ भी करना है, मर्चेंट हर जगह, तो भाई अब उतनी वैल्यू गिर जाएगी ना। वही हुआ, रीडिंग बिकम ए लेजर एक्टिविटी। रीडिंग एक लेजर एक्टिविटी हो गया। अरे जब बैठे हैं, ला भाई चाय की चुस्की के साथ एक कप चाय लिया, या फिर लिया, और फिर उसके बाद अपन ने जो है करना शुरू कर दिया। अब रीडिंग में क्या क्या आने लगा? फिक्शनल चीजें, फिक्शनल नैरेटिव्स, फिक्शनल किताबें हो गई, पोइट्री की किताबें हो गई, कोई किताब है जिसमें प्लेज हैं, बायोग्राफीज रिटन, ये सब किताबें जो है मार्केट में आने लगी और लोग उसको पढ़ रहे थे। मैनी स्कॉलर्स पब्लिश देयर वर्क्स फॉर पीपल टू रीड। बहुत सारे स्कॉलर्स थे, वो अपनी चीज़ों को, जो काम वो कर रहे थे, जो भी किताबें वो लिख रहे थे, उसको वो छापने लग गए लोगों को पढ़ने के लिए। ये हो रहा था 17th सेंचुरी में। अब सिनेरियो ये था कि टेक्नोलॉजी एक तरह से ग्रो कर रही थी, है ना। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पनीड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इंपोर्टेड। अब देखो क्या हुआ चाइना के अंदर, जब ये आपका लास्ट ऑफ द 19th सेंचुरी आता है, तब आप देखोगे कि भाई वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो हमारे एशिया की तरफ आ गए थे, यानी ईस्ट एशिया की तरफ आ गए थे। चाइना हो गया, ये सब हो गया। तो जब ये सब लोग आए इधर तो टेक्नोलॉजी आई,
है कि नहीं, टेक्नोलॉजी भाई, क्योंकि इन्होंने कब्जा किया था ना ईस्टर्न नेशंस पे। तो क्या हुआ, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स जो थी एंड मैकेनिकल प्रेसेस वो इंपोर्ट करी गई। शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर केटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ स्कूल्स। अब शंघाई में जो अभी तक हमारी जो ईस्टर्न हैबिट्स या ईस्टर्न स्टाइल या ईस्टर्न थॉट्स चलते थे या प्रिंट होते थे, अब चूंकि यूरोपियन नेशंस ने कब्जा किया हुआ था, तो अब वेस्टर्न जो थॉट प्रोसेस है, वेस्टर्न स्टाइल के स्कूल्स जो हैं वो ज्यादा चलने लग गए थे। शंघाई जो है एक नया हब बन जाता है, ठीक है, प्रिंट कल्चर का, केटरिंग टू दी वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो एक बात जो समझ में आएगी कि आपको इस चैप्टर में कि कैसे चीजें जो हैं वो हमारी ईस्ट एशिया से शुरू होती हैं। ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्ट एशिया समझ रहे हैं आप, एशियन कंट्रीज हमारे जो ईस्ट एशिया वाले हैं, चाइना हो गया, ये हो गया, और कैसे ये चीज जो है ये सब चीजें जाती हैं यूरोप में। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यूरोपियंस आए हैं ईस्ट, यहां पर उनको मिलेगा क्या, अरे भैया वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है कि भैया वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी में अखबार रखते हैं इंक सरफेस के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, और उसको ऐसे ऐसे करके ऊपर से रगड़ देते हैं, सब कुछ छप जाता है अखबार में। यूरोपियंस को लगा बड़ी अच्छी चीज है यार ये, तो वो उस टेक्नोलॉजी को ले जाते हैं वापस यूरोप, और यूरोप में होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, वहां पर मशीन आ जाती हैं। इस टेक्नोलॉजी के दम से वो वहां पर बहुत किताबें प्रोड्यूस करेंगे। तो जो अभी तक खाली मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, हाथ से लिखावट थी, कम लोगों तक किताबें पहुंचती थी, प्रिंटिंग मशीन के आने, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ज्यादा किताबें छपने लगेंगी। ये बात समझ में आ गई? तो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की वजह से आपको देखने को मिला, ग्रोथ एंड टेक की वजह से ये सब चीजें यहां देखने को मिलती हैं कि प्रिंटिंग जो है वो फैलने लग जाती है, स्प्रेड होने लग जाती है। प्रिंट इन जापान, चाइना की कहानी हो गई जैसा मैंने आपको बताया था। अब जापान की कहानी सुन लीजिए, यहां पर जापान की कहानी सुन लीजिए। क्या होता है जापान में, देखिए जरा। चाइना से समझ में, ये बात समझ में आ रही, चाइना से चीजें शुरू हुई। देखो 1768 से लेकर 1770 एडी के बीच की बात है, जब कि बुद्धिस्ट की जो मिशनरीज थी इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान। अब यही जो आपकी बुद्धिस्ट मिशनरीज थी चाइना में, जहां पर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी, है ना, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना में चल रही थी। तो जब ये बुद्धिस्ट मिशनरीज गई जापान में, जापान पहुंची, तो वहां पर उन्होंने इस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्या किया, इंट्रोडक्शन किया। जापान में टेक्नोलॉजी पहुंच गई। जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है वो है आपकी बुद्धिस्ट इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, इज द डायमंड सूत्र। 1868 एडी में इसको प्रिंट किया गया था, जिसमें आपकी 6 शीट्स हैं, टेक्स्ट और वुड कट इलस्ट्रेशंस है। वुड कट इलस्ट्रेशंस मतलब देखो, पहले लिखने के लिए वुड, लकड़ी हो गई, कई जगह आपने देखा होगा लकड़ी का डिजाइन होता है। अगर लकड़ी के डिजाइन के ऊपर ऐसे कुछ डिजाइन होता है, जैसे यहां पर आप देख ही रहे थे, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला देखो, ये देखो यहां पर, ये देखो, देख रहे हो वुड कट, कैसे यहां पर लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर इस प्रकार की चीजें जो है, लकड़ी से वो वुड कटी हुई है, वुड कटिंग है यहां पर। अब इसके ऊपर पेपर रख दे और मान लो इसके पेपर रख के यहां पर ऐसे पेन चला देंगे अगर हम लोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिजाइन जो है वो अखबार के ऊपर आ जाएगा। तो कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, लैंग्वेज यहां पर चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो टेक्स्ट एंड वुडकट इलस्ट्रेशंस भी आपको इस किताब डायमंड सूत्र में मिलेंगे। पिक्चर्स आर प्रिंटेड ऑन, अब ये जो पिक्चर्स थी वो कहां प्रिंट, कैसे किस पे प्रिंट करते थे, टेक्सटाइल्स, कपड़ों पे प्रिंट हो जाती थी, कपड़ा रखते थे ऊपर और प्रिंट करवा दिया। पेपर मनी के ऊपर प्रिंट हो जाती थी, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, बुक्स एंड एंथोलॉजीज, इन सब के ऊपर जापान में ये सब प्रिंट का जो कल्चर है वो स्टार्ट होता है। ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स लाइक ईडो, अब इस ईडो को बाद में हम जाके टोक्यो बोलते हैं, आज की डेट में इसको हम टोक्यो बोलते हैं। तो जो ग्रोथ हुआ कुछ अर्बन सेंटर्स का, जैसे टोक्यो की बात करें तो वहां बहुत सारे अब चेंजेस हुए जापान के अंदर। क्या क्या, प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल बिकेम एन इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस। अब जब चाइना से ये टेक्नोलॉजी, हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई, कहां पर ये टेक्नोलॉजी आ गई आपकी जापान, तो टोक्यो जैसे शहरों में, अर्बन सेंटर्स में क्या क्या चेंजेस हुए। पहला चेंज देखने को मिल रहा है, प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल बिकेम एन इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस। विजुअल मटेरियल को प्रिंट करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस बन चुका था, यानी लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। कोई भी विजुअल चीज को अगर छापना होता था, कोई बनी चित्र है, कोई ड्राइंग है, उसको छापना है, बड़ा लोगों को मजा आता था। टी हाउस गैदरिंग्स, अब मान लीजिए कहीं लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है, टी हाउस गैदरिंग्स हैं, तो उनकी फोटोज छापना ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता, अच्छा हो जाता था। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स बिकेम फुल, सब जगह किताबें भरी हुई थी। बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स है प्रिंटेड, बहुत सारे चीजों पे, टॉपिक पे जो किताबें छप रही थी, म्यूजिक हो गया, टी सेरेमनी हो गया, टी सेरेमनी है, समझ रहे हो, लोग इकट्ठा हैं तो उसकी यहां पर
चीजें लिख दी गई इसके ऊपर, कुकिंग, फ्लावर्स, ट्रैवल, इन सब पर किताबें आने लगी। एक सिंपल बात जो दोस्तों यहाँ समझ में आ रही वो ये कि जो चीज़ें यहाँ पर हमारी चाइना से स्टार्ट हुई, चाइना में आपकी क्या थी, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है ना, क्या चल रही है, हैंड प्रिंटिंग चल रही है, ठीक है ना, हैंड प्रिंटिंग। और इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी इसको बोल रहे हैं, वुड ब्लॉक है कि नहीं, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी यहाँ पर चल रही है, रब करके यहाँ पर चीजें जो है रबिंग हो रही है, रबिंग, ठीक है ना, यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये पहुंचता है कहां पर, ये जापान पहुंचेगी अभी, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो चाइना में यहां पर चीज चल रही है, यहां पर आए थे कौन, वेस्टर्न पावर्स। कब्जा किया कि नहीं किया वेस्टर्न पावर्स ने, हाँ किया सर। तो वेस्टर्न पावर्स जहां जब आए तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को देखा, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को, और इस वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को वो ले गए यूरोप। यूरोप में क्या था, पेपर, यूरोप में क्या है, पेपर। अब उस पेपर पे उन्होंने इस वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो भाई साहब उनको एक बढ़िया चीज मिल गई। अभी उस पे आते हैं हम लोग, सिंपल सी कहानी है कि नहीं, ठीक है, आगे आ जाइए। प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब यूरोप कैसे पहुंचा प्रिंट, चाहे सर आप तो बता रहे हैं चाइना में था, हाँ जी चाइना में यहां पर प्रिंट है। अब देखो सिल्क रोड जो आप था, सिल्क रूट जो आपका है, सिल्क रूट, ये मैंने रफ एक इमेज बना दी, समझ लो, ठीक है ना, ये एक रफ एक इमेज बनी हुई है। सिल्क रूट था, सिल्क रूट से पहले स्पाइसेस और कार्गो यही सब आता जाता था। सिल्क रूट आपको पता है क्या था भाई, ये सिल्क रूट कनेक्ट कर रहा है, जो आज चाइना भी इसको बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये कनेक्ट कर रहा है आपका यहाँ चाइना से लेकर पूरे यूरोपियन कंट्रीज तक। तो सिल्क रूट वॉज अ रूट जहां से पहले सिल्क और कार्गो ये सब ट्रैवल किया करता था, ठीक है। मैंने आपको कई बताया है स्पाइसेस ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। तो हुआ क्या, इसी सिल्क रूट के थ्रू क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी भी अब यूरोप पहुंची। तो जो यूरोपियंस जो आए थे यहां पर ईस्ट में, ठीक है, यहां पर जब उन्होंने कब्जा किया तो उनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। कौन सी टेक्नोलॉजी, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। यहां से जब वो वापस पहुंचते हैं, कौन गया, एक ट्रैवलर था जिसका नाम था मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो वापस पहुंचता है यूरोप, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को देखते, वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी को लेकर, और लोगों को बताता है भैया ऐसा ऐसा वहां पर हो रहा है, वुड को रखते हैं बढ़िया एकदम आराम से, उसमें पेपर रखते हैं और छाप देते हैं, बढ़िया प्रिंटिंग हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी यूरोपियंस को पता चली, यूरोपियन ने टेक्नोलॉजी पूरी और कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज से फैला दी सब जगह। इस प्रकार से यहां पर चीजें बढ़ी। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिल्क रूट गॉट पेपर टू यूरोप। सिल्क रूट जहां पर पहले, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर पहले सिल्क, ठीक है, जहां पर कार्गो, ये सब चीजें ट्रैवल करता था, अब इसके अलावा पेपर भी ट्रैवल कर यहां से, पेपर, क्योंकि देखो ये कनेक्टिंग लाइन था, ये जो रास्ता देख रहा है ना, ये एक रास्ता था टुवर्ड्स ईस्टर्न नेशन, अपने ईस्ट की तरफ का, ठीक है, यहीं से लोग पहुंचे। अब देखिए हुआ क्या, मार्को पोलो भाई साहब थे, वो वापस पहुंचे यूरोप विद दी वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी ही लर्न फ्रॉम चाइना। जो भी चाइना सीखी उससे वो यहां पर वापस पहुंच गए। द टेक स्प्रेड फ्रॉम इटली टू अदर पार्ट्स ऑफ द, उस टेक्नोलॉजी को हमने क्या किया, यूरोप में फैला दिया। बात समझ में आ रही है। फिर इट मेड पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब इससे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के प्रोडक्शन पॉसिबल हुए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वहां पहुंची हो। जैसे मैंने बताया, यूरोप में आपको क्या मिलेगा, यूरोप में आपको मिलेगा पेपर। वहां पेपर था, तो उस पेपर पे क्या होता था, पहले खाली हाथ से लिखी हुई चीजें होती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बेसिकली हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स। समझ में आ रहा है। वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी में लकड़ी के ऊपर इंक्ड सरफेस है, उसके ऊपर अखबार रख के उसको रगड़ दे रहे हैं, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी। लेकिन यहां पर चल रही है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जब उनको पता चला कि अरे भैया वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, तो ये बड़ी बात हो गई। अमीरों के लिए अभी भी क्या होता था, यूरोप के अंदर अमीरों के लिए चीजें लिखी जाती थी वेलम पे। वेलम बेसिकली क्या हो गया, जानवरों की खाल पे लिखी जा रही है। अरे बड़ी अमीरियत है भाई साहब, जानवर की खाल पे चीजें लिखी हुई हैं, समझ रहे हो। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आई चाइना से यूरोप, तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी थी भाई साहब। लकड़ी रखा, लकड़ी के ऊपर रिंग लगा दिया और जो भी लिखा हो उसको पेपर छाप दिया, चीजें छप गई, बहुत बढ़िया। तो ये चीप हुई, सस्ती। ये टेक्नोलॉजी क्या हुई, चीप टेक्नोलॉजी थी। जल्दी कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रिंट हो सकती थी। अब मैन्यूस्क्रिप्ट है, अभी आप हाथ से नोट्स बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। वही चीज अगर आपको टेक्नोलॉजी करके दे दे, कंप्यूटर प्रिंट करके दे दे, आपको मजा आ जाएगा। तो कोई चीज प्रिंट होती है, फोटोकॉपी 1 रुपया की होती है, हैंड रिटन नोट लिखने बैठ जाओगे तो बहुत उसका दाम लग जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। तो फॉर द रिच एंड एरिस्टोक्रेट्स द प्रिंट वॉज ऑन वेलम विच वॉज एन एक्सपेंसिव मटेरियल। वेलम यानी जो जानवर की खाल होती थी, उस पर यहां पर लिखने वाली चीज लिखी जाती थी, चीजें अमीरों के लिए, ठीक है ना, अमीरों के लिए इस प्रकार से होता था। सो एक्सपोर्ट ऑफ बुक्स स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप।
अब यूरोप में चूंकि बहुत ज्यादा किताबें छपी उस वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी के लिए, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो बहुत किताबें हो गई यूरोप के अंदर। यूरोप ने किताबों को छाप छाप के और अदर यूरोपियन कंट्रीज से बिकना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी येट द सर्कुलेशन रिमेन्ड लिमिटेड। फिर भी जो उन किताबों का सर्कुलेशन था वो लिमिटेड था। क्यों? क्योंकि भाई वो जो किताबें छपी, मतलब आप वुड ब्लॉक, आप मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू वो जो चीज छपी, मैन्यूस्क्रिप्ट पर फ्रेजाइल, मतलब बहुत नाजुक होती थी, कभी फट सकती है। मैन्यूस्क्रिप्ट देख रहे हो, ये हाल है मैन्यूस्क्रिप्ट का, फ्रेजाइल, टफ टू सर्कुलेट, मुश्किल है उनको सर्कुलेट करना। कॉपिंग वाज एक्सपेंसिव, कोई चीज कॉपी करना एज इट इज मैन्यूस्क्रिप्ट में बहुत मुश्किल काम था। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट्स ऑफ बुक्स फ्रॉम यूरोप। वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिख रहे थे लोग, तो उसका तो एग्जैक्टली आप देखोगे बड़ी मुश्किल, मतलब वो चीज सर्कुलेट करना आसान नहीं थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। क्योंकि भाई मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रेजाइल थी, टफ होता है सर्कुलेट करना, कॉपी करना उस किताब को, मैन्यूस्क्रिप्ट को मुश्किल है, और ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए इसके ऑल्टरनेटिव में क्या हुआ, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो आई चाइना से, उसका इस्तेमाल किया गया। तो अभी तक तो यहां जो बताई जा रही है वो ये कि भैया पेपर आ गया, अमीरों के लिए वेलम पे लिखी गई, लेकिन गरीबों के लिए वैसे। तो अभी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो इतना, मतलब हो रहा था, लिख रहे थे, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा बात नहीं आई, मैन्यूस्क्रिप्ट उतनी ज्यादा सर्कुलेट नहीं की जा सकी। सून द ट्रेंड चेंज्ड एंड प्रिंटिंग टेक स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। टेक के थ्रू जो प्रिंटिंग है वो फैलने लगी दुनिया में, डिमांड जो है बुक्स की बढ़ गई। वुड ब्लॉक्स वर वाइडली यूज्ड टू प्रिंट, अब वुड ब्लॉक से बहुत ज्यादा प्रिंटिंग यहां पर होने लगी। प्रिंट टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस टेक्स्ट एंड अदर्स। तो कुल मिला के मैन्यूस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशन थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखी हुई, उसकी लिमिटेशन थी। वो जल्दी इतना आसानी से आप उसको आप सर्कुलेट भी नहीं कर सकते, फ्रेजाइल होती हैं, फटने का डर होता है। देख रहे हो ना, ये देखो, ठीक है। लेकिन वहीं अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी की मदद से चीजें प्रिंट होने लगी और उनको टेक्सटाइल से प्रिंट किया गया, प्लेइंग कार्ड्स पे प्रिंट किया गया, रिलीजियस टेक्स्ट पे प्रिंट किया गया, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंटिंग क्विकली एंड चीपली हैड टू बी सॉल्व। तो बस यहां तक ये समझ लो कहानी कि भैया जो लेके आए टेक्नोलॉजी चाइना से, मार्को पोलो साहब, उन्होंने यूरोप में उसको बताया, तो वहां पर मैन्यूस्क्रिप्ट की चीजें चलती थी, हाथ से लिखी हुई चीजें। अमीर आदमी हाथ से लिखी चीजें प्रेफर करता था, ठीक है। फिर भी वो डिमांड फुलफिल हो नहीं पाती थी, और उसको एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल टास्क भी होता था। इसीलिए उसका ऑल्टरनेटिव में क्या देखने को मिला, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, जो यूरोप में देखने को हमको मिलती है। बात समझ में आ गया? तो इसका सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन आया प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। देखो, प्रॉब्लम सिंपल से समझ में आ रही है कि भाई पहले चलती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या मतलब हो गया, जो किताबें हाथ से लिखी गई हैं। हाथ से लिखी हुई किताबें के बहुत सारे लिमिटेशंस थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब सोचो यार, हाथ से लिखी किताबें तो ऑब्वियसली उसको उसके कॉपीज बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, और एग्जैक्ट कॉपीज निकल के आए वो भी बड़ी मुश्किल काम है ना कहीं आपकी हैंड राइटिंग डिफर कर सकती है कि नहीं बात। और इसके अलावा मैंने बताया ये फ्रेजाइल थी, आसान नहीं है इसको एक्सपोर्ट करना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ हो सके कि भाई ऐसा कुछ मशीन मिल जाए, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाए जहां हम प्रिंटिंग कर सकें, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज निकाल सकें कम समय के अंदर, तो वही यहां पर हमें देखने को मिलता है। एक व्यक्ति गुटेनबर्ग, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। अब ये जो व्यक्ति हैं जोहान गुटेनबर्ग, ये एक मर्चेंट के लड़के थे, ठीक है, और एग्रीकल्चर एस्टेट में ये बड़े हुए। नाउ स्टार्टेड हिज करियर एज अ गोल्डस्मिथ, लर्न टू क्रिएट लीड मोल्ड्स एंड ट्रिंकलेट्स। तो ट्रिंकलेट्स बेसिकली जो होता है, यहां पर आपको ज्वेलरी समझ में आएगा, ठीक है, वो सब बनाते थे। और इन्होंने क्या किया, इनको स्टार्टिंग से ना ऑलिव और वाइन प्रेसेस देखने को मिली, ऑलिव और वाइन प्रेसेस यहां देखने को मिली। तो होता क्या था, जैसे बताता हूं कैसे बनता था ये इंक, ये कलर कैसे बनता था कि भाई मान लो ऑलिव है, ठीक है, तो वो मशीन में प्रेस हो जाता था, जिसके जो उसमें से निकलता था, दैट वाज बेसिकली जो वो इंक का जो फॉर्म बन जाता था। तो बेसिकली इन्होंने स्टार्टिंग से ऑलिव और वाइन प्रेसेस को देखा, और इसी के इस्तेमाल से उन्होंने इन चीजों को यहां बनाना शुरू किया, क्या ना, जैसे कि ही लर्न टू क्रिएट लीड मोल्ड्स एंड ट्रिंकलेट्स। इन स्टोन्स के ऊपर उसने कलरिंग करना शुरू करी। यहीं से उसने अपनी नॉलेज को एनहांस किया। बेस्ड ऑन दिस नॉलेज ही इनोवेटेड दी फर्दर अदर थिंग्स, और यहीं से उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। देखो, समझ रहे हो ना भाई क्या होता है, सिंपल भाषा में समझ लो। जैसे आपने देखा होगा गेहूं पीसने की एक घरों में वो होती है, कहते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, एक चरखा टाइप का होता है पत्थर का, आप ऊपर से गेहूं डालते हो और पत्थर चलाते रहते हो, तो गेहूं पिसता रहता है,
है ना, गेहूं पिसता रहता है। तो वही कुछ इस प्रकार की यहाँ मशीन देखने को मिली और इसी नॉलेज को बेस करते हुए फिर आगे जाके उन्होंने अपने इन्वेंशंस करते हुए प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पर आविष्कार किया। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकल के आया। नाउ द टेक बिहाइंड द प्रिंटिंग प्रेस, कैसे हुआ ये टेक्नोलॉजी, कैसे बन के आई, प्रिंटिंग प्रेस फॉर्म कैसे हुई, वही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो ऑलिव प्रेस थी प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। अब जो ऑलिव प्रेस थी, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो बनी, जो जोहान गुटेनबर्ग ने बनाई, वो बेस थी ऑलिव प्रेस पे। अब मैंने क्या बताया ऑलिव प्रेस कैसे, भाई ठीक है, क्या होता था उसमें, मोल्ड्स वेर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, अब ये देखो, आप इस मशीन को देखो, यहां पर किस प्रकार से आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है स्क्रू, ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है स्क्रू। अब इसको ये व्यक्ति घुमा रहा है, ये इसके हैंडल को घुमा रहा है, तो होगा क्या कि यहां पर ये जो दिख रहा है ये घूमेगा, ये रोटेट करेगा, और यहां पर नीचे रखा है व्हाइट कलर का पेपर, तो इसके अंदर यहां पर जो भी लिखा होगा वो इस व्हाइट पेपर पे आ जाएगा जैसे जैसे इसको यहां पर रोटेट किया जाएगा। सो प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ओवर द पेपर, ये दिखाया गया, यही कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर ये लिखा है कि मोल्ड्स वेर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। क्लियर, बाय 1448 देन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का यहां पर आविष्कार कर दिया सिस्टम का। क्लियर है, इसको आप यहां पर हाईलाइट कर लीजिए। उस सिस्टम को नॉट आविष्कार, इनफैक्ट आई वुड से कि उसको परफेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि धीमे धीमे समझ में आया, धीमे धीमे उसकी लर्निंग हुई, फाइनली एक अच्छा परफेक्ट सिस्टम निकल के आया। तो पहली बुक जो इस प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू लिखी गई वो थी बाइबल। ठीक है ना, वॉज द बाइबल। क्लियर है, ये भी नोट याद रखिएगा। एंड अबाउट 180 कॉपीज वे प्रिंटेड विद इन 3 years। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन उस समय के हिसाब से बेटा बहुत बड़ा अमाउंट था। 3 सालों के अंदर 180 कॉपी। इमेजिन करो वो सिचुएशन जब आपको किताब हाथ से लिखनी है। अरे भाई, अभी आपको कोई नोट्स बनाने होते हैं तो आप वैसे ही एक लेक्चर के नोट्स बनाने में आप 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगा देते हो। इमेजिन करो यहां पर किताबें लिखना, तो 180 कॉपीज यहां पर लिख पाए, प्रिंट हो पाई थी उस 3 सालों में। समझ में आ रहे हो, तो समझ में आ रहा है, तो ये था, इस तरह से सिस्टम जो है वो डेवलप होना यहां पर शुरू होता है। फीचर्स ऑफ द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। अब यहां पर जो पहली प्रिंटेड बुक है वो आपके सामने यहां दिख रही है, उसका क्या फीचर्स थे, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, वो देखिए। पहला, रिजेंबल दी मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे अच्छी बात ये थी, मैन्युस्क्रिप्ट से उसका मैच खाना, मेल खाना। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती थी, जो चीजें आपने हाथ से लिखी है, किताबें जो हाथ से लिखी गई है, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो जो मशीन यानी कि गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से लिखी गई जो किताब थी वो मैन्युस्क्रिप्ट से मैच खाती थी। तो इसका मतलब लगता था कि हाँ बढ़िया यार, सेम चीज लगती थी कि हाँ यार हाथ से लिखी हो या मशीन से, पता ही नहीं चल रहा। सो ये एक फायदा था कि उसका रिजेंबलेंस मैन्युस्क्रिप्ट से होना। और मैंने आपको बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट से क्यों रिजेंबल करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक लग्जरी, एक एलीट लोगों के की निशानी मानी जाती थी। कोई अगर व्यक्ति मान लीजिए मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहा है, कोई किताब अगर हाथ से लिखी पढ़ रहा है तो बड़ा एलीट माना जाता था, अरे भैया बड़ा आदमी है ये, ऐसा उसका वो होता था। ठीक है ना, और जो आदमी गरीब होता था या जो अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो मशीन मेड या मशीन से प्रिंटेड किताब पढ़ता था, क्योंकि मशीन से प्रिंटेड होगी तो सस्ती होगी, क्योंकि आपने कम समय में ज्यादा किताबें छाप ले गए, सस्ती हो, उसके दाम सस्ते हो जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट क्योंकि हाथ से बड़ी मेहनत से लिखी गई है, उसके दाम महंगे होते थे। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी वो एक एलीट होने की निशानी होती थी उस वक्त। ठीक है, तो ये जो किताब बनी, प्रिंटिंग प्रेस बनी, इन प्रिंटेड बुक्स का जो पहले अच्छी फीचर था कि वो मैन्युस्क्रिप्ट से रिजेंबल करती थी, सबसे बड़ा फीचर। ठीक है, दूसरा, ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग स्टाइल्स। अब आप देख सकते हो किस प्रकार की हैंड राइटिंग स्टाइल्स आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये फीचर था इस किताब का एक और। दूसरा, अब ये देखो, बॉर्डर्स एल्यूमिनेटेड बाय हैंड। अब मैं इसका एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। ये जो किताबें होती थी ना, यहां देखो आप, अब जैसे उनके बॉर्डर्स होते थे तो इन किताबों के बॉर्डर्स को बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन से एलिमिनेट किया जाता था। मतलब उसको वो एल्यूमिनेट किया जाता था, बड़ी सुंदर लगे, मतलब आपने बीच में कंटेंट लिख दिया और साइड साइड में इन किताबों को बड़ा अच्छा सजाया जाता था। अब होता कि इसमें भी क्या होता था कि जैसे मान लीजिए बॉर्डर्स को ब्लैंक छोड़ देते थे, तो जो बायर होता था, जो परचेजर होता था, वो किताब ले लेता था, उसके बाद वो किस तरह की सजावट चाहता है उसके बॉर्डर्स पे, वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से उस स्कूल ऑफ राइटिंग को वो चूज कर सकता है कि हाँ भैया मुझे ना फला स्कूल ऑफ राइटिंग चाहिए, तो मुझे इस बॉर्डर से इसकी सजावट कर दो। दूसरे को कोई और स्टाइल समझ में आ रही है तो वो बॉर्डर का या वो डेकोरेशन जो चाहता है वो दूसरे स्टाइल से करा सकता है। ये
पहली किताबें का फीचर है बता रहा हूं आपको। देखो लिखा है बॉर्डर्स इल्यूमिनेटेड बाय हैंड, इलस्ट्रेशंस प्रिंटेड, स्पेस फॉर डेकोरेशंस दी जाती थी एंड चॉइस फॉर डिजाइनर्स। डिजाइनर्स जो चाहें या परचेजर जो चाहें वो उस हिसाब से यहां पर इसकी डिजाइनिंग चूज कर सकते थे। तो जो पहली किताब छपी गुटेनबर्ग से वो इस प्रकार की यहां पर देखने को मिलती है, इसमें ये फीचर्स होते हैं। क्लियर है? तो आई होप यहां तक ये बात समझ में आ गई। जो अभी तक हमने पढ़ा वो सिंपल क्लियर बात ये थी कि दोस्तों चाइना, देखो एक बार देखो कैसे हम लोग रिकैप कर रहे हैं। चाइना में जापान से साउथ कोरिया से जो प्रिंटिंग का जो हिसाब किताब है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स कभी कहीं मिलती हैं, जो प्रिंटेड का हिस्ट्री है वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है ना, चाइना से। और यहाँ पर क्या यूज करते थे वो लोग? यहाँ पर यूज कर रहे थे वुडन ब्लॉक टेक्नोलॉजी। क्या यूज कर रहे थे? वुडन ब्लॉक टेक्नोलॉजी। समझना जरा बात को, रिकैप हो रहा है। हैंड प्रिंटिंग होती थी और हैंड प्रिंटिंग कैसे करते थे? वुडन ब्लॉक टेक्नोलॉजी। लकड़ी ले ली, लकड़ी के ऊपर इंक लगा दिया, उस लकड़ी पे कुछ वर्ड्स लिखे होते थे, मतलब ऐसे कटे उसको लकड़ी को इस प्रकार से काटा गया कि उसमें वर्ड्स इंग्रेव्ड हो गए या वर्ड्स के हिसाब से कट गया। जैसे मान लकड़ी है, अब उसमें आपने ऐसे काटा कि ए, आपने देखते हो ना आजकल की चेन भी आती है जिसमें कुछ ऐसी कटाहट होती है, मतलब ऐसा काटा जाता है कि ए बन गया, एस बन गया, ऐसे होता है, राइट। तो वैसे ही यहां पर चाइना में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई, उसके ऊपर इंक पोत दिया गया और पेपर रख दिया गया। जब उसको रब किया तो वो पेपर में छप जाता था। ये था वुडन ब्लॉक टेक्नोलॉजी। अकॉर्डियन बुक बनी थी चाइना के अंदर। अब यही टेक्नोलॉजी को पहुंचाया गया कहां पर? यूरोप में। कहां पहुंचाया गया? यूरोप में। अब यूरोप में क्या चल रहा है दोस्तों? यूरोप में चल रही है मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी गई चीजें। अब आज से कोई चीज लिखोगे भाई साहब, जमाना बीत जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, तब जाकर किताब लिख पाएंगे, या किसी और को चाहिए तो कॉपी छप पाएगी। तो जो जो टेक्नोलॉजी थी चीन से पहुंची यूरोप। कौन लेके पहुंचा? मार्को पोलो। मार्को पोलो ने बताया भाई साहब बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ऐसा करते हैं। यूरोप वालों ने कहा बहुत बढ़िया। तो यूरोप वाले ने और अपने कंट्रीज में फैला दी उस टेक्नोलॉजी को। फिर यहाँ पर पेपर था इनके पास, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और चीजों को प्रिंट करना शुरू किया। लेकिन गुटेनबर्ग भाई साहब एक ऑल आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से भी निकल के आ गए और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया, ठीक है ना। कैसे शुरू किया बताया मैंने आपको, ऑलिव प्रेस का इस्तेमाल करते हुए, है ना। क्या टेक्नोलॉजी था वो मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद जो पहली किताब छपी बाइबल, और वो चीज हुई। और फिर और किताबों के क्या क्या फीचर्स थे, मैन्युस्क्रिप्ट से रिजेंबल कर रही थी, है ना, उसमें बॉर्डर्स थे, बॉर्डर्स को इल्यूमिनेट किया गया, है ना। ये सब फीचर्स मैंने आपको उसके बताए। नाउ 1450 से लेकर 1550 तक का क्या सीन था, ये 100 सालों का सीन देखें समझते हैं। लिखा है प्रिंटिंग प्रेस सेटअप अक्रॉस यूरोप। अब ये टाइम था कि जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, तो प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में जगह जगह पे इसकी जो प्रेस है उसको सेटअप किया गया। प्रिंटर्स प्रोवाइडेड जॉब्स। अब क्या हुआ कि जो यहां पर कॉपी छापने वाले लोग थे, या कॉपी लिखने वाले, या फिर किताब लिखने वाले लोग जो थे, ठीक है, जिसको स्कॉफ भी बोलते हैं, तो स्क्राइब्स भी बोलते हैं, तो अब खाली उनको नौकरी सिर्फ और सिर्फ पब्लिकेशन नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं था खाली वो जॉब्स पब्लिकेशन के पास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब प्रिंट का इस्तेमाल जगह जगह पे हो रहा था, है ना। न्यू काइंड्स ऑफ प्रेसेस केम इनटू द पिक्चर, और वो उन जगह नौकरी कर रहे थे। बुक प्रोडक्शन बूम्ड। अब तुम जगह जगह अगर लगाओगे, जगह जगह आपने लगा दी प्रेस मशीन लगा दिया आपने, प्रेसेस सेटअप कर दी, प्रिंटिंग प्रेसेस, तो उससे क्या हुआ? बहुत प्रोडक्शन हुआ किताबों का। जल्दी जल्दी किताबों का जो प्रोडक्शन हुआ, कम टाइम में बहुत किताबें प्रोड्यूस हो गई, है ना। तो इससे क्या हुआ? बुक का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गया। द लेट 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the markets in Europe। लेकिन 16th century आते आते यही चीज 200 मिलियन कॉपीज तक पहुंच गई। तो बेसिकली 15वीं शताब्दी तक, 15th सेंचुरी तक, जहां पर 20 मिलियन कॉपीज यहां पर क्या हुई थी? प्रिंट हुई थी। वहीं 16th सेंचुरी आते आते ये चीज 200 मिलियन कॉपीज तक पहुंच गई। एंड द ओनली रीजन वॉज प्रिंटिंग प्रेस जो कि प्रोड्यूस करी गई थी गुटेनबर्ग के द्वारा। आई होप सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल इतिहास पढ़ रहे हैं प्रिंटिंग का। चीन से स्टार्ट होता है, यूरोप पहुंचता है, मार्को पोलो लेके पहुंचते हैं, और फिर यूरोप के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट चल रही होती है। अमीर इंसान बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट की इज्जत करता है क्योंकि हाथ से लिखी गई। जैसे आजकल बुटीक का काम कर रहे हैं, तो क्यों हाथ से किया काम? बुटीक का काम होता है, महंगा होता है, लेकिन वही मशीन मेड होता है सूट, सस्ता पड़ता है क्योंकि मशीन से बना हुआ है। एक पेपर थान लगाया, पता नहीं सब उस टाइप के, आपको हजारों डिजाइन मिल जाएंगे। लेकिन बुटीक एक ही बार में एक बन सकता है, उसको आप एक बार में 50 नहीं बना सकते। हैंड ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट एक बार में एक ही लिखी जा रही है, लेकिन प्रिंटेड बुक्स जो है मशीन द्वारा, गुटेनबर्ग की प्रेस के द्वारा बहुत सारी बन रही हैं। देखो आप 15th सेंचुरी में 20 मिलियन कॉपीज, 16th सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपीज।
पूरा यूरोप का मार्केट इस वक्त बुक से फ्लडेड हो चुका था, किताब और किताब और किताब, और लोगों का रीडिंग जो है वो उस वक्त का लेजर हो गया था। मजा आ रहा है पढ़ने में। आज के लोग देखो पढ़ने में उनका एस्टेसी हो जाती है, लेकिन एक टाइम था जब रीडिंग एक लेजर एक्टिविटी हुआ करता था। किताब पढ़ना, वो भी हाथ से लिखी हुई, एक गर्व की, एलीट होने की निशानी होती थी। किताब पढ़ने के लोग बहुत वो होते थे, समझ रहे हो। तो ये सिनारियो था इन 100 सालों का, 1450 से लेकर 1550 का, द प्रिंट रेवोल्यूशन। अब जरा समझिए प्रिंट का रेवोल्यूशन। यहां प्रिंट का रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया 15वीं शताब्दी में जहां पर आपको 20 मिलियन कॉपीज दिख रही है प्रिंट होते हुए, 16th सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपीज। हाउ पॉसिबल? बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, है कि नहीं। और इसी को हम लोग बोलते हैं, जहां पर अबंडेंट प्रिंटिंग हुई कॉपीज की, दैट इज नथिंग बट द प्रिंट रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो, वाज इट जस्ट द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स? लेकिन क्या ये सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ बुक्स से रिलेटेड है? नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ही खाली प्रिंट नहीं है, प्रिंट रेवोल्यूशन नहीं है। जो किताबें छपी, जब किताबें छपी तो लोगों ने उसको पढ़ा, उससे लोगों की जिंदगियां भी बदल गई। उनके जो रिलेशंस थे, यानी वो जो इंफॉर्मेशन थी वो इनहांस हुई, लोगों की नॉलेज, उनका ज्ञान इंक्रीज हुआ। तो खाली क्या प्रिंट बुक्स का पढ़ना काफी था, बढ़ना काफी था? क्या बुक्स का प्रोडक्शन कर दो तो प्रिंट रेवोल्यूशन हो गया? नहीं। एंड जो उसका था वो अचीव जब तक नहीं होता तब तक आप रेवोल्यूशन कैसे कह सकते हैं? समझ रहे हो, किताबें छापे जा रहे, छापे जा रहे, छापे जा रहे। अरे क्या मतलब भाई छापने का? फायदा तब हुआ ना जब लोगों तक वो चीज पहुंची, लोगों की नॉलेज एनहांस हुई, है ना, लोगों की इंफॉर्मेशन एनहांस हुई, उनका जो रिलेशन है जो इंस्टीट्यूट्स के और जो अदर अथॉरिटीज के साथ वो बदला, क्योंकि लोगों को नॉलेज मिली। इट इन्फ्लुएंस पॉपुलर परसेप्शंस एंड ओपनड अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, इसको तो आपने अपने बैठा लो। क्यों क्यों बोल रहा हूं भाई? मान लो आप आज अखबार पढ़ते हो, कितने सारे आर्टिकल्स आप रीड आउट करते हो, अब आप किताबें पढ़ते हो, कितनी सारी किताबें पढ़ते हो, ठीक है। आप किसी इन्फ्लुएंसर या बड़े सोशल थिंकर की किताब पढ़ लीजिए, आप उनके व्यूज से बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो बुक आपको एक नजरिया देती है, एक नया विजन देती है। किताब कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो व्यूज लिखे हैं, उसमें थॉट्स लिखे हैं। इन किताबों के जरिए, इन थॉट्स के जरिए लोगों के व्यूज को बदला जा सकता है। जर्नल्स के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए। इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या हुआ था? ऐसे ही हुआ था। लोगों में नेशनल अवेकनिंग कराने के लिए जर्नल्स का इस्तेमाल किया गया, न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया गया। लोग पढ़ेंगे तो उनका नजरिया बदलेगा। ये चीज सोचो उस वक्त के यूरोप में हो रही है। उस वक्त लोगों के पास किताब नहीं थी, लेकिन जब ये प्रिंटेड बुक्स हुई, अथाह किताबें छपी, तो हर एक एक व्यक्ति तक पहुंच पाई। किताबें इतनी सस्ती हो गई थी, हर आदमी नॉलेज का भंडार होने लगा, नॉलेज उसको मिलने लगी। वो इग्नोरेंस से जो डार्कनेस थी उससे वो खत्म होके बाहर आने लगा, उसको नॉलेज मिली और उसका नजरिया हर चीज को देखकर बदलने लग गया। पॉइंट क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अ न्यू रीडिंग पब्लिक। अभी समझो जरा बात को। अभी तक जो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो ओरल होता था, यानी कि अभी तक खाली हियरिंग पब्लिक हुआ करती थी। लोगों ने बोल दिया, लोगों ने सुन लिया, ऐसा था। हाँ भैया फला ने कुछ बोला है। रीडिंग ओरल मतलब हियरिंग पब्लिक हुआ करती थी, रीडिंग पब्लिक नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि किताबें महंगी भी होती थी। किताबें महंगी भी हैं, इट इज एक्सपेंसिव, हर के बस की नहीं किताब खरीद लें, समझ रहे हो। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू किताबों का भंडार आया, जब बहुत ज्यादा किताब पब्लिश हुई, तो किताब का दाम कम हो गए। जब दाम कम हो गए तो मैक्सिमम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है किताबों को पढ़ पाए। तो इस तरह से एक रीडिंग पब्लिक, एक नई रीडिंग पब्लिक जो है वो सामने आती है। तो अभी तक जहां लोग बातों को सुनाया करते थे, सुन लिया, नॉलेज जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाती थी इन फॉर्म ऑफ हियरिंग नॉलेज। होता नहीं, अरे हमारे दादाजी ऐसा कहते थे, हमारे फोर फादर्स ऐसा कहते थे। दिस इज ओरल, या आप कह सकते हैं हियरिंग इंफॉर्मेशन या हियरिंग पब्लिक। सुनते थे, हाँ ऐसा कहा गया, कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहा गया। लेकिन जब प्रिंटेड किताबें बहुत आ गई तो अब रीडिंग पब्लिक आ गई। देखो क्या लिखा, न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड, प्रिंटिंग कॉस्ट रिड्यूस्ड। प्रिंटिंग की कॉस्ट कम हो गई थी, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट कम हो गई तो मैक्सिमम लोग, टाइम एंड लेबर जो लगता था टू प्रोड्यूस द बुक्स केम डाउन। ऑब्वियस सी बात है, आप मशीन की मदद से, आप मान लीजिए 10 दिन के अंदर आप 50,000 कॉपीज को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। पहले जहां आप 10 दिन के अंदर 5 कॉपीज ही प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, इस मशीन की वजह से आप बोलिए 5,000 कॉपीज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। साथ में लेबर भी कम हो गया, कम लोग लग रहे हैं, बुक्स फ्लडेड द मार्केट, इट बिकेम अ हॉबी ऑफ द कॉमन मैन। लोगों की हॉबी हो गई किताब पढ़ना, किताब पढ़ रहे हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग की बात, आज तो लोगों की एस्टेसी हो जाती है द अंडरपिनिंग्स। नाउ देखो, समझो जरा बात को। अर्लियर द हैबिट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलीट बट सून बिकेम अ कॉमन वन। एज आई टोल्ड यू, पहले सिर्फ और सिर्फ एलीट लोग हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे, जो किताब को पढ़ना मतलब पढ़ते थे तो वो भाई एलीट कहलाते थे। ये हैबिट थी अमीर इंसान की, चाय की चुस्की में बैठे बैठे किताब पढ़ रहे हैं भाई साहब। आज भी देखते थे कुछ टाइम पहले, अभी भी होता है, अब तो बहुत होता है भाई, कुछ नहीं तो ट्रेन में जा रहे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं। तो ये अब हो रहा है, पहले एलीट होता था, एक हैबिट थी एलीट की भाई किताब पढ़ना, ठीक है। लेकिन अब ये कॉमन मैन की भी प्रैक्टिस में आ गया था, कॉमन मैन भी किताब यहां पर पढ़ रहा था। मैनी वर इलिटरेट एंड कुड नॉट रीड। अब बताइए भाई साहब, आपने इतनी किताबें तो छाप दी, लेकिन दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लोग जो है इलिटरेट थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, तो कैसे वो किताबों को पढ़ सकते थे, क्या किया जाए। तो इस सिनेरियो में आप देखोगे क्या हुआ, बैलेड्स एंड फोक टेल्स वर पब्लिश्ड। क्या किया गया, एक व्यक्ति को आती है रीडिंग, उसने किताब पढ़ी, एक जगह खड़े हो गए, चौराहे पे खड़े हो गए, सब लोगों को सुना दिया किताब में क्या लिखा हुआ है। बैलेड्स, समझ रहे हो, हीरोइज्म की कहानी, हर बोले बुंदेलों की जबान से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बैलेड्स, ये चीज बताई गई, जिसको जो रीड नहीं कर पाया वो ऐसे जाना। तो रीडिंग पब्लिक और हियरिंग पब्लिक, अब इनके बीच का जो थिन लाइन था वो भी खत्म हो रहा था, कम हो रहा था। जो पढ़ पाते थे वो चौराहे पे खड़े होकर सुना देते थे, जो सुनते थे वो पढ़ रहे थे इन चीजों को, कि अच्छा ऐसा है। वही लिखा है, कॉमन मैन्स लाइकनेस वॉज गॉज्ड, ballads and folk tales were published so they could also read out to these illiterate। जो ballads थे उनको सुनाया गया खड़े होके, चाय की गुमटी पे सुनाया गया। ट्रैवेंस वर्ड आता है, ट्रैवेंस, जहां पर ड्रिंक किया जाता है, ड्रिंक करने लोग जाते हैं, जहां पर लोग गश्त करते हैं, बैठ के बढ़िया एकदम गश्त लगा रहे हैं, उन जगह पर बैठ कर किताबों के बारे में बताया गया क्या लिखा है किताबों में। तो ऐसे इलिटरेट लोगों तक पहुंचा गया। द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड, एज आई टोल्ड यू। मतलब ये जो लाइन थी दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर, ये अब बहुत ब्लर हो गई, ओरल कल्चर और रीडिंग कल्चर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा सीधी थी, रीडिंग कल्चर पढ़ रहे हैं लोग, ओरल कल्चर लोग सुन रहे हैं, तो जो रीड कर रहे हैं वो सुना रहे हैं। क्लियर है, ये चीजें आई। रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट, अब इसकी कहानी सुन लो, फिर उसके बाद इस स्लाइड पे जो लिखा है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। अब जरा एक बात सोचना, यहां पर दिक्कत ये हुई कि रीडिंग से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए, रीडिंग से लोगों का एक नया नजरिया बनना शुरू हुआ, लोग एक नए तरीके से सोच रहे थे, लोगों के पास एक नया विजन आया, एक नया सोचने का तरीका आया, एक नया डायरेक्शन उनको मिला। अब इससे हुआ ये कि अभी तक जो लोग क्रिटिसाइज करना चाहते थे किसी को, तो वो तो कर नहीं पाते थे क्रिटिसाइज, बोलोगे जवान काट देंगे। लेकिन अब वो उन्हीं बातों को किताब में लिखकर क्रिटिसाइज कर रहे थे, एग्जैक्टली जो इंडिया के नेशनल मूवमेंट में हुआ था। जर्नल्स के थ्रू, अखबारों के थ्रू नेशनल अवेकनिंग कराई जा रही थी, लोगों को, इंडिया के लोगों को बताया जा रहा था दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय वन कंट्री, लोगों को बताया जा रहा था। ऐसे ही यहां पर पॉइंट क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट्स जब बढ़ गए, क्यों, क्योंकि लोग जो है अब अपनी इन किताबों के थ्रू क्रिश्चियंस के ऊपर क्वेश्चन करने लगे, कैथोलिक क्रिश्चियंस के ऊपर सवाल करने लगे, और यही उनका फियर था कि भाई इस तरह से अगर कोई किताब लिखना अलाउ कर दिया जाएगा तो ऐसे सवाल तो बहुत उठेंगे। और दूसरी बात यह थी कि जो वैल्यूएबल प्रिंट है ना, देखो नुकसान भी था, जो वैल्यूएबल प्रिंट है, जो किताबें बहुत बहुत अच्छी थी, उनकी वैल्यू भी गिर जाएगी, क्योंकि अगर हर किताब अनशंट लिखेगी तो उनको लगता था कि जो वैल्यूएबल किताब है जिसमें कोई जेन्युइन चीज लिखी गई है उसका भी वैल्यू खो जाएगा। तो वो यहां पर ये बात लिखी, रिलीजियस डिबेट्स, लोग क्वेश्चन कर सकते थे अपने किताबों के थ्रू रिलीजन के अगेंस्ट, उस पर डिबेट्स होते थे, और यही रिलीजन के लोगों के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था कि भैया ऐसे तो हर कोई हम पे सवाल उठाएगा। समझ रहे हो, रीडिंग इन्फ्लुएंस पीपल इवन दोज हु डिसएग्रीड, जो लोग डिसएग्री करते थे विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज,
could now print and circulate their ideas. अब वो भी अपने आइडियाज को इन किताबों में लिख के सर्कुलेट कर सकते थे. This had significance in different spheres of life. अलग अलग पहलू पे इसका इफेक्ट आया. कैसे? Many feared its implications. और मैंने आपको बताया क्या, they feared that rebellious and irreligious thoughts would spread. इससे बहुत सारी ऐसी बातें स्प्रेड हो जाएंगी जो रिलीजन से बाहर की हैं. लोग गलत बातें भी स्प्रेड कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली होना भी शुरू हुआ. क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर वाज वाइडली रेड. और अगर किसी चीज का क्रिटिसाइज किया जा रहा था तो उसको और वाइडली रीड किया जाता था, उसके बारे में पढ़ा जाता था. क्यों भाई, फला चीज को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? तो ये चीज जो है यहां पर होती थी. और यही उनका फियर था कि जो वैल्यूएबल जो आपकी प्रिंट्स हैं, वैल्यूएबल प्रिंट्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. इसलिए यहां पर वो चाह रहे थे कि ऐसी बुक्स को प्रमोट नहीं होने दिया जाए, उनको रोक लिया जाए. ठीक है ना. अब 1517 का एग्जाम्पल आता है जहां पर मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने एक किताब लिखी. इनकी किताब का नाम था 95 थीसिस. और इस 95 थीसिस में उन्होंने कैथोलिक्स के अगेंस्ट काफी सवाल उठाए, चर्च के अगेंस्ट काफी सवाल उठाए. इस किताब के अंदर इतना उठाया कि चर्च, आपको क्रिश्चियंस के अंदर एक बाइफर्केशन देखने को मिल गया और प्रोटेस्टेंट्स अलग निकल के आ गए. ये मार्टिन लूथर किंग की यहां पर देन थी. मार्टिन लूथर किंग ही रोट 95 थीसिस. और इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया कैथोलिक चर्च को, बहुत सारे उनके प्रैक्टिसेस को, बहुत सारी उनकी थ्योरीज को, इन सब क्रिटिसाइज किया. इन्होंने चैलेंज कर दी चर्च के आइडियाज को और डिबेट किया और कहा कि अगर दम है तो सामने आके डिबेट करो हमसे इन मुद्दों पर. समझ रहे हो. लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड. और जो उसने लिखा तो लोग भौचक्के हो गए कि भैया ये तो ऐसी बातें कर रहा है, ये तो सवाल उठा रहा है. तो उसकी जो बातों को, भाई उसकी बातों को चर्च के बाहर लगा दिया गया. लोगों ने पढ़ा चर्च के बाहर, अच्छा ऐसा, और उसकी कॉपीज को, बुक्स की 95 थीसिस को जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस किया गया ताकि जल्दी जल्दी फैले. समझ रहे हो. ये सब चीजें यहां पर हुई. और देखो, दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च. चर्च के विद इन डिवीजन हो गया और यहां से शुरू हो गया प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन. यहां से स्टार्ट हो जाता है प्रोटेस्टेंट्स का रिफॉर्मेशन. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मार्टिन लूथर किंग जो है, उनका जो ये ट्रांसलेशन था, लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक्स. ऐसी बात है भाई साहब लिख दी कि 5000 कॉपीज बिक गई कुछ ही दिनों में. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चीज. सेवरल स्कॉलर्स थिंक दैट प्रिंट ब्रॉट अबाउट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर. ऑफ कोर्स बहुत सारे जो यहाँ स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि भाई इस प्रिंट के जो एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, जो प्रिंट कल्चर की एक लहर आई है, उसने एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है. यानी कि नए नए स्कॉलर्स, नए नए इंटेलेक्चुअल्स, नए नए आइडियाज लेके सामने आ रहे हैं, नए नए व्यूज, नए नए विचारधाराएं सामने आ रही हैं, जो किसी एक मुद्दे पे डिफरेंट ओपिनियंस हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक नया आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है. लोग क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, खुल के अपने व्यूज को प्रेजेंट कर पा रहे हैं. ये सब इस तरह का सोसाइटी जो है वो डेवलप होने लगा था. प्रिंट एंड डिसेंट. अब देखिए, प्रिंट एंड डिसेंट, वेरियस इंटरप्रिटेशंस बिगैन टू कम फोर्थ. अब बहुत सारे इंटरप्रिटेशन यहाँ डेवलप होना शुरू हुए. एक 16th सेंचुरी में यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, मेनकियो. ठीक है, मेनोकियो. A Miller in Italy, he began to read books that were available in his locality. जो भी उसके लोकल सराउंडिंग्स में, यहाँ पर जहां वो रह रहा था, उसके जो भी लोकल किताबें थी उसको पढ़ना शुरू करता है. Now he reinterpreted the message of Bible. उसने बाइबल के जो भी मैसेज है, जो अभी तक चल रहा था वो तो चल रहा था, लेकिन उसने एक दूसरा इंटरप्रिटेशन दे दिया बाइबल का. He reinterpreted the message Bible and formulated a view of God and creation that enraged the Roman Catholic Church. उसने ऐसा यहां पर आपको मैसेज दिया बाइबल का, एक डिफरेंट मैसेज दिया, जिसकी वजह से भाई जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे वो एंग्रेज्ड, मतलब वो क्या हो गए, वो आपको देखने को मिलेगा वो एनरेज्ड हो गए, यानी गुस्सा गए. ये क्या तरीका है भैया, ऐसा कौन इंटरप्रिटेशन करता है? इसके लिए मेनोकियो को पकड़ा भी गया, होल्ड अप ट्वाइस, और बाद में उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया. क्रिटिसिज्म जो कर रहा था या वो अलग इंटरप्रिटेशन जो उसने दे दिया था, वो चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है. चर्च ने ट्राई किया कि हम सेंसर कर दें उस चीजों को. इट इम्पोज सीवियर कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स, के भैया कोई भी लोग ऐसी किताबें ना छाप दे, कोई भी लोग ऐसी किताबें ना लिख दें. उसके लिए काफी लिमिटेशंस और काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करी चर्च ने कि हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा ना बोलना शुरू कर दे. ठीक है. इट बिगैन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558. और 1558 से चर्च ने क्या किया, चर्च ने
एक किताब का एक लिस्ट बनाया, ऐसी किताबों का लिस्ट जो उसने प्रोहिबिट कर दिया था कि ये किताबों को तो कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो प्रोहिबिटेड बुक्स की एक लिस्ट बना ली और उस लिस्ट में किताबों को डाल दिया कि भाई ये चीज तो आपको प्रोड्यूस नहीं करनी है। क्लियर है यहां तक बात? द रीडिंग मेनिया। तो इसमें अब क्या है, अब जैसा कि नाम बता रहा है इसका हेडिंग, द रीडिंग मेनिया, यानी कि अब लोगों के अंदर एक पागलपन आ गया रीड करने का। लोग रीड जो है बड़े एक्साइटेड होते थे पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए। तो ये रीडिंग मेनिया कैसे डेवलप हुआ ये समझना है। देखो, चर्चेज ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस केम अप। अब पूरी कहानी में समझाऊंगा आपको, सिंपल सी है। देखो, जो चर्चेस थे अलग अलग डिनोमिनेशंस के, वो ग्रो होते हैं। जब चर्चेस अलग अलग डिनोमिनेशंस के ग्रो हुए तो क्या हुआ, उससे उन्होंने अलग अलग जगह अपने स्कूल्स को सेटअप किया। स्कूल सेटअप्स किए उन्होंने, चर्चेस ने अलग अलग जगह, और वो अपनी टीचिंग्स को इन स्कूल्स में प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, जो स्कूल सेटअप हुए उसकी वजह से ये जो लिटरेसी है, यानी पढ़ाई लिखाई, वो पहुंच गई किसके पास? पीजेंट्स के पास। वो पीजेंट्स, वो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनके पास तक पहुंच गई। कुल मिला के जब चर्चेस अलग अलग डिनोमिनेशंस के सामने आए तो उन्होंने अपने नए नए स्कूल सेटअप किए। वो स्कूल्स विलेजेस में सेटअप हुए। इसकी वजह से जो लिटरेसी है वो गांव तक पहुंची। एक तरह से हम कह सकते हैं कि न्यू टारगेट ऑडियंस सामने आई। कौन सी थी अब टारगेट ऑडियंस? स्कूल के बच्चे, या फिर हम कह सकते हैं वो पीजेंट्स जिन तक अभी तक पढ़ाई या एजुकेशन पहुंची नहीं थी। नई टारगेट ऑडियंस आई, है ना। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? नए नए तरीके यहां पर अपनाए, या फिर हम कह सकते हैं नई नई बुक्स यहां पर सामने आती है। न्यू बुक्स केम अप। क्लियर है? सो इसकी वजह से क्या हुआ, जब नई नई टारगेट ऑडियंस थी, नई नई किताबें छापी गई, नए स्कूल्स खोले गए, उन स्कूल्स में पढ़ाई कराई गई, पीजेंट्स तक एजुकेशन पहुंची, तो इसकी वजह से आप देखोगे कि यूरोप में जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। 60 to 80% लिटरेसी रेट यहां पर बढ़ चुका था। दिस वॉज द ग्रोथ ऑफ रीडिंग मेनिया। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो रीडिंग करने का जो मेनिया है, जो एक्साइटमेंट है, जो पागलपन है, वो यहां पर और ज्यादा इंक्रीज हो गया था। पीपल वांटेड मोर एंड मोर बुक्स। समझ में आ रहा है? तो चर्चेस की वजह से क्या हुआ, चर्च आए, चर्च ने अलग अलग डिनोमिनेशंस के चर्चेस थे, उन्होंने स्कूल सेटअप किए। स्कूल के थ्रू जो नॉलेज है वो पीजेंट्स तक पहुंची, लोग वहां पर पढ़े लिखे, है ना। इस प्रकार से जो है यहाँ पर रीडिंग करने का जो पागलपन है या फिर एक्साइटमेंट है वो ग्रो होता है। नाउ बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेजेस टू सेल देयर बुक्स। अब ये जो बुक सेलर्स थे, या मैं कह सकता हूं जो बुक सेलर्स, मान लीजिए जो किताब बेच रहे हैं, उनकी बात करेंगे तो उन्होंने पेडलर्स को एम्प्लॉय किया। पेडलर समझ रहे हो, एक तरह से फेरी वाले टाइप हो गए कि भैया जाओ, और उसको घर घर किताबें बेचने लगे, फेरी वालों की तरह किताबें बेचने लगी। इस तरह से घर घर तक किताबें पहुंची। तो बुक सेलर्स ने क्या किया, उन्होंने पेडलर्स को एम्प्लॉय किया और वो घूम घूम के गांव तक किताबों को बेच रहे थे। ये यहां पर हो रहा था। देयर वर एल्मेनेक्स। अब एल्मेनेक्स क्या हो गया बेसिकली? एल्मेनेक्स मतलब एक ऐसी किताब जो हमको एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, है ना, जो हमको एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तारों की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, उसके बारे में, है ना। हमें सन, मून, इन सब के मूवमेंट के बारे में बता रही है। ये किताबें कुछ ऐसी होती थी, राइट। तो एल्मेनेक्स हो गया, रिचुअल कैलेंडर्स अलॉन्ग विद बैलेड्स एंड फोक टेल्स, ये सब चीजें जो है इस प्रकार की हम कहेंगे बुक्स जो है वो आने लगी थी। और वो बुक सेलर्स ने पेडलर्स को एम्प्लॉय किया ताकि इस प्रकार की किताबें लोगों के घर घर तक बेची जा सके। इन इंग्लैंड एक किताब जिसको बोलते हैं चैप बुक्स, ये चैप बुक्स जो है वेयर कैरिड बाय पेटी पेडलर्स नोन एज चैप मैन। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स, पेनी चैप बुक्स इसलिए बोली जा रही है क्योंकि ये किताबें बड़ी सस्ती थी, एक पेनी की होती थी, एक पाई की किताब, इतनी सस्ती किताब। और ये इतनी सस्ती किताब क्यों रखी गई? ताकि गरीब से गरीब इंसान भी किताबों को खरीद के पढ़ सके। तो ये किताबों को बोला जाता था पेनी चैप बुक्स, ठीक है। और उसको बेचने वाला, या फिर उसको हम कह सकते हैं जो पेडलर था, पेटी पेडलर, जो छोटा पेडलर टाइप का व्यक्ति, उसको हम लोग चैप मैन कहते हैं। और उसको पेनी इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ती होती थी। दे वर सोल्ड फॉर अ पेनी, ठीक है, ताकि इवन गरीब से गरीब लोग उसे खरीद सके, इसलिए इसको हम लोग चैप बुक या चैपेनी चैप बुक्स कहते थे। क्लियर है? नाउ इन फ्रांस, अब ये तो इंग्लैंड की बात बताई मैंने आपको, मतलब रीडिंग मेनिया समझा रहा हूं कैसे पागलपन बढ़ा। एक तो बताया कैसे, चर्चेस के थ्रू नए नए स्कूल सेटअप हुए, फिर बताया कैसे,
फिर बताया कि भाई फ्रांस आपके ये जो इंग्लैंड के अंदर देखा आपने सस्ती किताबें बेच के, चैपबुक्स बेच के, ऐसे फ्रांस के अंदर क्या किया गया, फ्रांस के अंदर बुक्स थी क्या, जैसे नाम थे बिलियोथीक ब्लूक। अब ये बिलियोथीक ब्लूक है, ये जैसे कि इंग्लैंड के अंदर पेनी चैप बुक्स थी, सस्ती सस्ती किताबें थी, वैसे ही फ्रांस के अंदर ये भी बहुत लो प्राइस की किताबें थी। लो प्राइस ये स्मॉल बुक्स हुआ करती थी ऑन पुअर क्वालिटी पेपर, सो दैट क्या हो रहा था, सो दैट हर व्यक्ति, हर प्रकार के लोग जो है इसको पढ़ सके, ठीक है। एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स। तो ये किताब की क्वालिटी बता रहा है किस प्रकार की क्वालिटी थी, क्वालिटी खराब थी। खराब करने का रीजन मतलब क्या हुआ, कॉस्टिंग कम हो जाएगी तो हर व्यक्ति किताब को पढ़ सकेगा। बुक्स वेर ऑफ वेरियस साइजेस सर्विंग फॉर मेनी डिफरेंट पर्पजेज एंड इंटरेस्ट। अब अलग अलग पर्पजेस थे, किसी किताब में आपको इतिहास मिलेगा, किसी किताब में बड़ी रोमांटिक स्टोरी मिल जाएगी। ये सब प्रकार की चीजें जो है फ्रांस में यहाँ पब्लिश हो रही थी। तो एक रीडिंग मैनिया कैसे बन रहा था, रीडिंग मैनिया लोगों तक किताबें पहुंचाई जा रही थी, सस्ती सस्ती किताबें। इंग्लैंड के अंदर पेनी चैप बुक्स, फ्रांस के अंदर बिब्लियोथीक ब्लूक, इस तरह किताबें जो है प्रिंट करा के लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरिड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स एंड ट्रेड एज वेल एज न्यूज ऑफ डेवलपमेंट। अब न्यूज़पेपर्स का क्या रोल था, न्यूज़पेपर्स का, जर्नल्स का, इन सब का क्या रोल था, इन सब का रोल था कि ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे वॉर्स एंड ट्रेड का। देखो किताब के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी सब्जेक्टिव लाइनें दी है, बहुत ज्यादा। आपको ऑब्जेक्टिविटी समझनी है, अंडरलाइन कर लो, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स क्या कर रहे हैं, वॉर्स एंड ट्रेड की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो साइंटिफिक एंड फिलोसफर्स थे, अब उनके जो आइडियाज थे वो भी कॉमन पीपल तक पहुंच पा रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये साइंटिफिक साइंटिस्ट हैं या फिर जो फिलोसफर्स हैं वो भी बुक्स लिखते थे, तो उनके भी आइडियाज इन बुक्स के थ्रू कॉमन पीपल तक पहुंच पा रहे थे। एंशिएंट एंड मेडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश। जो भी यहाँ पर एंशिएंट वक्त के मेडिवल टेक्स्ट जो है उनको कंपाइल करके एक जगह किताबों में दिया गया, लोग पढ़ें, जाने क्या सोच थी उस वक्त के लोगों की। मैप्स एंड साइंटिफिक डायग्राम्स वर वाइडली प्रिंटेड। ये सब चीजें जो है बता रहा है किस प्रकार से रीडिंग का मेनिया जो है वो बढ़ने लगा था, कैसे यहाँ पर लोग इतना एक्साइटेड, पागलपन हो रहे थे। बहुत सारे पॉपुलर पब्लिक, जैसे आइजैक न्यूटन की बात करें, उनकी डिस्कवरीज जो भी हुई, वो जो भी यहाँ सोचते थे, उनकी जो भी थ्योरीज थी, वो जब लिखी गई तो आज यहाँ लोग पढ़ पा रहे हैं। उस वक्त लोग जानना चाहते थे कि आइजैक न्यूटन क्या सोच रहे हैं, कैसे उन्होंने किया। सिमिलरली देखिए, अगर हम बात करें थॉमस पेन की, वोल्टायर की, रूसो की, इन सब की क्या राइट, सबके क्या थॉट्स थे ओवर एनीथिंग, ओवर सोसाइटी, ओवर पॉलिटी। आपने पढ़ा होगा रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी होगी, तो ये सब चीजें उसने लिखी, तो लोग उसको पढ़ना चाह रहे थे, लोगों ने पढ़ा। तो इतने पॉपुलर पॉपुलर आप देखिए यहाँ पर पब्लिकेशन या लोगों के थिंकर्स थे, उनकी राइटिंग जब सामने आई तब लोगों ने पढ़ा, तब उनको जानकारी मिली कि उनके क्या थॉट प्रोसेस है, तब वो समझ पाए कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब नए आइडियाज, दुनिया को देखने का नया विजन इसी तरह से यहाँ पर ग्रो हो रहा था, इतनी ज्यादा रीडिंग कर करके। इस तरह से रीडिंग मेनिया यहाँ पर डेवलप होता जा रहा था। नाउ प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगला ही है। वो ये कि क्या प्रिंट कल्चर से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किसी प्रकार की कोई चिंगारी लगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ था। 7,000 लोग जो थे वो प्रिंस, वो राजा के महल के बाहर इकट्ठा थे। वो प्रिंस, वो राजा की बातों को मान, वो राजा उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं था, तो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब राजा नहीं मानता है तो उन्हीं में से कुछ 7,000 लोग जो होते हैं वो जाते हैं, रूमर फैल जाता है ना कि आर्मी आ गई है शहर के अंदर, तो 7,000 लोग जाते हैं और जाके बेस्टाइल जेल को स्टॉर्म कर देते हैं, है ना। प्रिजनर्स रिलीज हो जाते हैं और जो भी हथियार होते हैं वहां से हथियार उठा लिए जाते हैं। ये भयानक तस्वीर थी फ्रांस की 14 जुलाई 1789। आपको पता है किस प्रकार से फ्रांस पहले जो खाली मोनार्की था, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर रिपब्लिक हो गया। तो क्या ये जो चेंज आपने देखा है, मैंने आपको बताया ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट इज अ स्टोरी जहां पर हम देखते हैं कैसे फ्रांस में पहले एक मोनार्की थी, वो कन्वर्ट हो जाती है या चेंज हो जाती है रिपब्लिक में। तो ये जो रिवॉल्यूशन देखने को मिला, क्या इस रिवॉल्यूशन में प्रिंट कल्चर का, प्रिंट का कोई रोल है यहां पर? ऑब्वियसली। याद करिए, मैंने आपको, मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 3 पॉइंट्स यहां पर आएंगे। पहला एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, आपको याद होगा मैंने आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग के नाम बताए थे। एक बताया था मैंने आपको मिराबुए, जो सेकंड एस्टेट को बिलोंग करता था, फिर भी वो कॉमन पीपल की सहायता कर रहा था। मैंने एक आपको बताया था एबेसियस, जो जिसने एक बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। उस पैम्पलेट का नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो सोचिए, वो प्रिंट कल्चर उस वक्त भी था, और जब लोगों ने उस पैम्पलेट को पढ़ा, उस वक्त के टाइम पे जब लोगों ने रूसो को पढ़ा, मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा, लॉक को पढ़ा, तब लोग उनके व्यूज जाने कि अच्छा ये लोग क्या सोच रहे हैं।
आप समझ रहे हो बात को? तो प्रिंट कल्चर का ऑब्वियसली रूल रहेगा भाई, इंडिया के अंदर रहा, बिल्कुल रहा। आप देखोगे अभी जाके राजा राम मोहन राय संवाद कॉमेडी अखबार, केसरी, समझ रहे हो, अखबार लिखे गए ताकि लोगों को पता चले क्या चल रहा है। क्लियर? तो यही चीज यहां पर है। व्हाट इज द करेक्शन? कैसे? तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? बड़ा ही थ्योरेटिकल पॉइंट है, बाकी मैं आपको समझा चुका हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, पहले लोग इतने अनअवेयर थे, कॉमन पीपल, जिनको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उनको अवेयर कराया गया इस प्रिंट कल्चर के थ्रू। कैसे? कलेक्टिवली द राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। आपको पता है जो मोनार्कियल रूल है, अब वहां पर तो रीजन नहीं था ना, वहां पर डिस्पोटिज्म था। डिस्पोटिज्म मतलब कि भाई टायरेनिकल रूल है, अनरेगुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अनरेगुलेटेड, कोई तरह का उस पर रोक टोक नहीं, किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं, जो मर्जी आए वो करो, डिस्पोटिक रूल एकदम। समझ रहे हो? तो कलेक्टिवली जो राइटिंग्स आई, अब ये राइटिंग्स इस डिस्पोटिक रूल के खिलाफ बोल रही थी। लोगों के अंदर चिंगारी आई, यार ये क्या बोल रहा है, बात तो सही कह रहा है ये। दे अटैक द सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च। चर्च कह रहा है यही करो, स्वर्ग में जाओगे, अब भले ही वो काम गलत हो। समझ रहे हो? तो इस तरह की चीजों को अटैक किया गया, एंड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट, उसको अटैक किया गया। द राइटिंग्स ऑफ वोल्टायर, रूसो वेर रेड वाइडली, एंड दोज हु रेड देम क्वेश्चन द क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनैलिटी। तो इस प्रकार से जो राइटिंग्स जो थी, है ना, जो वोल्टायर, रूसो, ये सब चीजें ये क्रिटिकल थी, है ना, ये अटैक कर रही थी सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च को, ये अटैक कर रही थी डिस्पोटिक पावर्स ऑफ द स्टेट को, है ना। तो ये जो राइटिंग्स थी क्या कर रही थी, वो क्रिटिकल कमेंट्री करती थी डिस्पोटिक रूल को। एक तरह से पहला पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट, हाँ भाई, डिस्पोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई गई, डिस्पोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई गई इस पर्टिकुलर प्रिंट के थ्रू। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? अगला पॉइंट आइए, नेक्स्ट कनेक्शन क्या है? सेकंड, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रिंट की वजह से लोगों ने डायलॉग एंड डिबेट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि एक बार की बिल्कुल ठीक है, हाँ भाई जो कह दिया वो मान लिया, नहीं, अब डिबेट शुरू हो गए। जो लोग कह रहे थे नहीं मोनार्की इज गुड, उसके वहां पर आर्गुमेंट्स आते थे, जो लोग इसके अगेंस्ट थे उसके वहां आर्गुमेंट्स आते थे। तो एक डिस्कशन एंड डिबेट, डायलॉग एंड डिबेट्स, इनका एक दौर शुरू हो गया। All values, norms and institutions were re-evaluated and discussed by the public. अब डिस्कशन स्टार्ट हो गए, चौराहे चौराहे पर डिस्कशन हो रहा है कि क्या ये सही है कि नहीं। इससे पब्लिक अवेयर हो पाई, वो रिकॉग्नाइज कर पा रही है कि क्या सही है, वो रीजन आउट कर पा रहे हैं चीजों को, रीजन हो रहा है, वो सवाल कर पा रहे हैं एग्जिस्टिंग आइडियाज को, क्या ये एग्जिस्टिंग आइडियाज जो हैं वो सही है या वो गलत हैं, क्या है। इस प्रकार से यहां पर लोगों को क्या किया गया, अवेयर किया गया। तो सेकेंड चीज क्या है, डिबेट्स, और जब डिबेट्स होंगे तो इस पे डिस्कशंस हुए। ऐसा नहीं कि जो है उसको अंधा मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, ये जो काउंटर आर्गुमेंट आया बस वही सही है, नहीं, डिस्कशंस हुए, उस पर पब्लिकली डिस्कशन हुए, पब्लिक को उसके बारे में पता चल पाया। थर्ड, by the 1780s there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized the morality. अब 1780s तक आप देखोगे तो इतनी किताबें, लिटरेचर आ गए थे, वो लिटरेचर वो मॉकरी कर रही थी, यानी मजाक उड़ा रही थी किसका, रॉयल्टी का, मोनार्कीज का, इनका मजाक उड़ता था, मॉकरी होती थी इनकी, एंड दे वर क्रिटिसाइजिंग द मोरालिटी, और मोरालिटी क्रिटिसाइज कर रहे थे, अच्छा बड़ा सिखा रहे हैं। इट रेज क्वेश्चन अबाउट द सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर जो चल रहा है सब दुनिया में कि चर्च सबसे बड़ा है ना, मोनार्क ऊपर है, क्या ये सोशल ऑर्डर सही है? क्या लोगों का कोई राइट नहीं है? क्या लोगों की लिबर्टी नहीं होनी चाहिए? क्या मोनार्क को इलेक्टेड नहीं होना चाहिए? इन सब सोशल ऑर्डर्स पे सवाल उठने लगे। कार्टून्स और कैरिकेचर्स बड़े फेमस हो गए। जैसे आज भी देखोगे, आज अखबारों के अंदर आपने देखा होगा कार्टून बना देते हैं, है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना है या कुछ पॉलिटिकल इवेंट को क्रिटिसाइज करना है तो आज भी कार्टून्स बनते हैं। तो इसी प्रकार के कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स, ये टिपिकल इन सबको बनाया गया, ठीक है ना, पहले भी इसको किया गया, आज भी ये चीज होते हैं। तो इसके थ्रू भी यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, जो अवेयरनेस है वो लोगों के अंदर फैलाई गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। और प्रिंट कल्चर एक बहुत बड़ा एक मतलब रोल प्ले करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के पूरे उस सिनेरियो में। क्लियर है? नाउ कैन दिस बी रिलेटेड? क्या इसको रिलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप रिलेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिलेट कर पा रहे हैं ना आप। भाई प्रिंट कल्चर नहीं होता तो इतना ज्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं आती। यस, बट नॉट डायरेक्टली, बट नॉट डायरेक्टली। हाउ नॉट डायरेक्टली? कैसे? अगर आप ये पढ़ रहे हो कि भाई कुछ अगर लिटरेचर सामने आई जो कि मोनार्की को, जो कि मान लीजिए मोनार्की को क्या कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिसाइज मोनार्की को या चर्च को क्रिटिसाइज कर रही है, तो ऐसा वन साइडेड नहीं था कि भैया खाली वो किताबें सामने आ रही है जो चर्च को क्रिटिसाइज कर रही हैं।
अरे मालिक, अगर चर्च को क्रिटिसाइज करने की किताबें आएंगी तो चर्च वाले भी तो किताब निकालेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स को रखने के लिए और दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो भाई इन्होंने भी किताब निकाल दिया इनको क्रिटिसाइज करने के लिए। भाई जैसे जो लोग यहां पर मान लीजिए ए और बी है, ए या बी है, अगर बी क्रिटिसाइज कर रहा है ए को तो ए चुप थोड़ी बैठेगा, ए क्रिटिसाइज कर रहा था बी को। तो ऐसा नहीं था कि जो बी बोलेगा सीधे मान लिया जाएगा, ए की बातों को भी सुना गया। तो ए और बी की बातों को लेकर फिर क्या हुए, डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, पब्लिकली हुए, लोगों को पूछा गया, जाना गया, पूछा गया। समझ रहे हो? वही लिखा है, रीडिंग डिड शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल बट नॉट एंटायरली। व्हाई नॉट एंटायरली लिखा हुआ है? बिकॉज दे वर आल्सो एक्सपोज्ड टू द मोनार्कियल एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय द चर्च बट डिड नॉट डू मच अबाउट इट। भाई मैं हूं, अगर मैं खाली ये पढ़ रहा हूं कि डेमोक्रेसी इज गुड, मोनार्की इज बैड, तो मोनार्की वाले चुप नहीं बैठेंगे ना। मोनार्की वाले भी किताब लिख के दे रहे हैं, मोनार्की इज गुड, डेमोक्रेसी बैड, तो मैं कभी उसको भी पढ़ूंगा, यह मोनार्की वाले क्या कह रहे हैं, अच्छा क्यों बोल रहे हैं, क्या पॉइंटर्स हैं। हालांकि उन्होंने किताबें लिखी हिस्ट्री बट डिड नॉट मेक मच अबाउट इट, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए फिर वो लोग। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, वेलकम टू द 19th सेंचुरी। अब देखो 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अगला पोर्शन आ गया ये 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। न्यू रीडर सामने आए, नया टारगेट ग्रुप आया, नए नए रीडर्स आए, वुमेन, चिल्ड्रन एंड वर्कर्स। तीन हैं, इनके बारे में मैं एक एक करके बता देता हूं सिंपली। अब देखो बच्चे हैं, क्यों स्कूल गए, तो भाई स्कूल में क्या हुआ, बुक्स, तो भाई यहीं से क्या हुआ, एक नया रीडर सामने आ गया जो स्कूल्स में पढ़ाई कर रहा था। सिंपल सी बात है कि नहीं? सिमिलरली फॉर वुमेन, ऐसी किताबें छपी जो वुमेन को उनके बारे में कैसे, फॉर एग्जाम्पल किस तरह से वुमेन को चार दीवारी में बंद करके उनके खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इस तरह की किताबें भी यहाँ देखने को मिलेंगी। या फिर कुछ ऐसी किताबें भी छपी जो वुमेन को किस प्रकार से गुड वाइफ रहकर रहना है, या किस क्या वुमेन का तरीका होना चाहिए घर में रहने का, ऐसी किताबें भी छपी। मतलब जो वुमेन को एक्सप्लॉइट दिखा रहा है कि वुमेन चार दीवारी बंद होकर एक्सप्लॉइट हो रही है, वो कैसे हो रही है, वो भी किताबें छपी। और ऐसी भी छपी कि हाउ टू बी अ गुड वाइफ, कैसे आप एक अच्छे वाइफ रहो, क्या आपका तरीका होना चाहिए, वो सब यहां पर हुआ। सिमिलरली वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन, इन सब की किताबें जो है इनके ऊपर किताबें यहां लिखी गई। चलिए देखते हैं, करके समझते हैं। देखिए सिंपली देखिए, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी कि आपको पढ़ना है ना। तो चिल्ड्रन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रीडर सामने आ गए, क्योंकि आपने कह दिया प्राइमरी एजुकेशन पढ़ना है तो करना है। चिल्ड्रन इसके नए रीडर्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, स्कूल टेक्स्ट बुक जो है वो और यहाँ पर छापी गई, प्रोडक्शन हुआ उसका, है ना। स्टैंड अलोन चिल्ड्रंस प्रेस, ये एग्जिस्टेंस में आती है। प्रेस का देखो यहाँ पर है, स्टैंड अलोन चिल्ड्रंस प्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब इसमें यहाँ पर इन स्कूल किताबों में कहानियां होती थी, है ना, फोक टेल्स हैं, ये सब पब्लिश करी गई। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा टेक्स्ट, मतलब एंशिएंट टेक्स्ट है ना, कोई मान लीजिए एंशिएंट टेक्स्ट है, उस किताब को, मतलब उस कहानी को लिया गया, लेकिन उसमें ऐसा लगता था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको एलिमिनेट कर देनी चाहिए, जो चिल्ड्रन के लिए सुटेबल नहीं है ना, नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव हैं बच्चों के लिए, तो उसको एलिमिनेट कर देते थे। तो बेसिकली क्या हुआ, तो बेसिकली क्या देखने को मिला कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि समझ में एक चीज आ रहा है कि हाँ भाई हमने फोक कहानियां इस्तेमाल करी, उस वक्त क्या चल रही थी, लेकिन अगर हमको लगा कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं है, बच्चों को नहीं जाननी चाहिए, तो वो चेंज कर दी गई। तो एक्चुअली फोक कहानियां तो आई, लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होती चली गई। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? लिखा है सेंसिटिव एंड अब्यूसिव कंटेंट वाज केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सच पब्लिकेशन। आगे देखिए, वुमेन रीडर्स। अब वुमेन यहां पर कैसे आती हैं, देखिए पेनी मैगजीन्स जो है यहां पब्लिश करी गई, यानी कि बहुत सस्ती मैगजीन्स पब्लिश करी गई, घरों घरों तक पहुंची, ताकि वुमेन जो है वो पढ़ सकें। जैसे मैनुअल्स फॉर टीचिंग बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, कैसे वुमेन को हाउस कीपिंग करनी है, कैसे बिहेव करें घर के अंदर, उस तरह किताबें यहाँ पर छपती हैं। बहुत सारी फेमस फीमेल नॉवलिस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सिस्टर्स मिलेंगी, ब्रॉन्ड सिस्टर्स, चार सिस्टर्स थी आपको ब्रॉन्ड सिस्टर्स में, मैरी ब्रॉन्ड, ऐसे करके अलग अलग सिस्टर्स थी। जेन ऑस्टन हो गया, जॉर्ज इलियट, है ना, ये सब बहुत फेमस नॉवलिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर किताबें लिखी हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू होता है लेंडिंग लाइब्रेरीज का। लेंडिंग लाइब्रेरीज का मतलब सिंपल ये होता है, लेंडिंग लाइब्रेरीज का सिंपल मतलब ये है
ओके ठीक है, देखिए लैंडिंग लाइब्रेरीज का मतलब क्या हो गया? लैंडिंग लाइब्रेरीज का मतलब यह है कि भाई जहां से लाइब्रेरी से आप किताब बोरो कर सकें और उसको पढ़ने के लिए ले सके। होता है ना, हमें स्कूल्स में भी जाते थे, तब स्कूल्स में हमको किताबें जो है वो बोरो करने को मिल जाती थी, एक एक कार्ड देकर, कार्ड में नोट हो जाता था ये किताब चाहिए और हम किताब ले जाते थे। फिर हमको उसको वापस ले जाना पड़ता था स्कूल में 1 हफ्ते के बाद, नहीं ले जाते तो हमको फाइन लगता था, 5 रुपये 5 रुपये करके फाइन लगता था हर दिन का, है कि नहीं? तो लेंडिंग लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया। लेंडिंग लाइब्रेरीज हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द 17th सेंचुरी, और किताबें यहाँ से ले जाके लोग उसको किताबें ले गए, यहाँ से सीखे, पढ़े, ये सब हुआ। So 19th सेंचुरी में lending libraries in England became very instrumental for educating the white collar workers। वर्कर्स को एजुकेट किया गया, आर्टिसेंट्स, लोअर मिडिल क्लास पीपल, इन सबको यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर क्या किया गया? इनको ये किताबें इनको लेंड करी गई। आफ्टर द वर्किंग डे वॉज ग्रेजुअली शॉर्टेंड। अब क्या किया गया? जो वर्कर्स थे अभी तक, क्योंकि उनके वो लॉन्ग लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, बहुत लंबे समय तक वो काम करते थे, तो उनके पास अपने लिए खुद का समय नहीं बचता था। तो जब इंग्लैंड में वर्किंग आवर्स को वर्कर्स के कम कर दिया गया, तो उनके पास अब खुद का समय बचने लगा, और वो खुद के समय में इन किताबों को पढ़ने में निकालते थे, है ना, इन किताबों या फिर कुछ किताब लिखने के लिए समय निकालते थे। तो एक तरह से वो ये सब काम जो है यहाँ पर करने लगे थे, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। फर्दर इनोवेशंस क्या होते हैं? अब फर्दर इनोवेशंस जब हुए तो इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर हुए, प्रेस के अंदर हुए। इस तरह से क्या हुआ कि और प्रेस में इनोवेशंस हुआ, और जल्दी जल्दी चीजें प्रोड्यूस हो सकी, प्रोडक्शन हो सका, प्रिंटिंग हो सकी। कुछ में एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट आ गया, है ना, नंबर ऑफ कलर्स ज्यादा इस्तेमाल हो सकते थे अब प्रिंटिंग में, है ना, पहले नहीं हो सकते थे, कभी ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, अब हम कलर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, 6 कलर्स एक बार में यूज हो सकते हैं, 8000 कॉपीज प्रिंट हो सकती हैं। इस प्रकार के इनोवेशंस हुए, तो मतलब ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया, और प्रोडक्शन हुआ बुक्स का, ठीक है। 18th सेंचुरी में देखिए, प्रेस मेड आउट ऑफ मेटल, वो यहां सामने आती है, मेटल के द्वारा बनी हुई प्रेस, ठीक है। 19th सेंचुरी में ऐसे यहां पर बीच में आता है कि एक और आती है, जैसे यहां लिखा हुआ है, रिचर्ड एम हो फ्रॉम न्यूयॉर्क परफेक्टेड द आर्ट ऑफ सिलिंड्रिकल प्रेस। ऐसी ही दोस्तों एक प्रेस आती है, ऑफसेट प्रेस, ऑफसेट प्रेस, ठीक है, इसका भी यहां पर इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब ये जो सिलिंड्रिकल प्रेस है, अब ऑफसेट प्रेस क्या बताता हूं, दिस वाज केपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर। 1 घंटे में 8000 शीट्स प्रिंट हो सकती थी। तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा आपको प्रिंटिंग देखने को मिल रही है। अब ऑफसेट्स, यहां पर आप देखो, ऑफसेट प्रेस में क्या हो रहा है कि रोलर्स का इस्तेमाल हो रहा है, रोलर्स, ठीक है। यहां पर अगर उसका फोटो लगाओगे तो दिखा पाऊंगा। हाँ देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि ये आप देख सकते हो कि ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक रोलर लगा हुआ है, ठीक है। अब इस रोलर पे ही प्रिंटिंग होगी, तो पहले जो प्रेस है उससे पहले जो चीजें हैं वो ट्रांसफर करी जाएंगी इस रोलर पे, और इस रोलर के ऊपर से कागज जब निकलेगा, तो उस कागज पे जो भी इस रोलर पे लिखा होगा, जो भी होगा वो उस कागज पे आ जाएगा। समझ रहे हो? ऑफसेट प्रिंटिंग यहां देखने को मिलेगी इस प्रकार की, ठीक है। तो लगातार इनोवेशंस देखने को मिले। दिस सेट द स्टेज फॉर द प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स। मतलब देखो, जब ये चीज हुई, सिलेंड्रिकल प्रेस आ गया, 8000 शीट्स पर आवर छप सकती थी, तो इसका मतलब न्यूज़पेपर्स की यहां से शुरुआत हो सकती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे पन्ने होते हैं, ठीक है। और फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सेलरेटेड द प्रिंटिंग ऑपरेशंस। तो देखो यहां पर फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस भी आ गई, उससे प्रिंटिंग ऑपरेशंस तेज हो गए, जल्दी जल्दी छपाई होने लगी। मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इंप्रूव्ड, कैसे पेपर्स लगाने हैं मशीन्स के अंदर, वो तरीका थोड़ा अच्छा हो गया। क्वालिटी ऑफ प्लेट्स जिसपे पेपर रोल आउट होगा, वो यहां पर इंप्रूव कर दिया गया। ऑटोमेटिक पेपर रील्स ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मतलब देयर वाज नंबर ऑफ इनोवेशंस। और जब भी इनोवेशन दोस्तों होता है, तो इनोवेशन आपको ज्यादा बेटर प्रोडक्शन की तरफ ले जाता है ना। इनोवेशन हो गया, हम बेटर हो गया चीजें, तो ज्यादा प्रोडक्शन होता है। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूअसली डेवलप्ड न्यू स्ट्रैटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट। और जब इनोवेशंस चेंज होंगे, तो ऑब्वियसली जो प्रिंटर्स हैं या जो पब्लिशर्स हैं, उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को लगातार अच्छे तरीके से बेच सके। 19th सेंचुरी में देखिए, पीरियोडिकल्स सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स विच गिव बर्थ टू पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग नॉवेल्स। अब यहाँ से एक पर्टिकुलर वे आ गया नॉवेल्स को लिखने का, ठीक है। लेकिन इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन आया तो इन पब्लिशर्स को लगा कि यार हमारी सेल कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, है ना। द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, पब्लिशर्स फियर्ड अ डिक्लाइन इन द बुक परचेज। उनको लगा था परचेज में कमी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, किताबों को सस्ता कर दिया। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट।
मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। अब जरा देखते हैं इंडिया और वर्ल्ड ऑफ प्रिंट में इंडिया का क्या रोल रहता है, कब क्या हो रहा था इंडिया में, ये हम समझते हैं। बड़ा ही छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव है यार, मैं क्या ही बोलूं। देखो, जैसे लिखा हुआ है, इंडिया में बहुत ही रिच और ओल्ड ट्रेडिशन था हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का। अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगे इंडिया में, चाहे संस्कृत हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो। अलग अलग लैंग्वेज में, संस्कृत, अरबी, फारसी, है ना, बहुत सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स इंडिया में देखने को मिलेंगी, है ना। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स पर ऑक्यूपाइड, अब कैसे लिखते थे, कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को। मैन्युस्क्रिप्ट समझ रहे हो ना, हाथ से लिखी हुई। तो इनको कॉपी करते थे किस पे, पाम लीव्स पे, पत्तियां होती है ना पाम की, उस पे यहाँ कॉपी करते थे, या और ऑन हैंडमेड पेपर इस पे कॉपी करते थे, लिखते थे। इलस्ट्रेशंस वही चीजें जो अभी पढ़ चुके हैं, इलस्ट्रेशंस बड़े खूबसूरत, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी वही, मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि हाथ से लिखी गई हैं, और फ्रेजाइल होती है, टूट सकती है, बड़ी नाजुक होती है। मैन्युस्क्रिप्ट को बहुत रेयरली यूज किया जाता था। ओरल ट्रेडिशन वाज अलाइव, वही ओरल ट्रेडिशन चल रहा था। मतलब वही जो बात अभी तक हम पढ़ रहे थे यूरोप के लिए, कि मैन्युस्क्रिप्ट्स यूरोप में यूज हो रही थी, बहुत फ्रेजाइल था, उनको एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है, उनका इस्तेमाल बड़ा ही डेलिकेट करना पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो इसीलिए यूरोप में आपको देखने को मिला, गुटेनबर्ग की डिस्कवरी क्या हो गई, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, उसकी वजह से प्रोडक्शन में बढ़ गया। तो ऐसी इंडिया में भी इनिशियली क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, है ना, क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। अब आप बताइए, अगर इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स था तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, प्रिंट कम्स टू इंडिया। कैसे प्रिंट आ गया इंडिया में, सीधी बात है, मिड 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज के साथ जब वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस इंडिया आएंगे तो अपने साथ वो प्रिंट लेके चले आएंगे। जाहिर सी बात है कि नहीं बात है, हाँ ऑब्वियसली सर। तो मिड 16th सेंचुरी में आप देखो क्या हुआ, कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो फर्स्ट आई कहां, गोवा में। किसके थ्रू, पोर्चुगीज मिशनरीज के थ्रू गोवा पहुंचती है, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको जिन्होंने इंडिया के वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग करी। जैसे फॉर एग्जांपल जेस्यूट प्रीस्ट लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स। अब कोंकणी बाय 1674 आप देखिए 50 बुक्स प्रिंट की जा चुकी थी इन कोंकणी एंड लिखिएगा कनारा लैंग्वेजेस। तो इन लैंग्वेजेस में देखो अब क्या हुआ, जब पहली बार प्रिंट इंडिया आया तो वो पोर्चुगीज के थ्रू आया, गोवा पहुंचा, ठीक है। वहां पर जो जेसुइट पर प्रीस्ट, उन्होंने कोंकणी लैंग्वेज पढ़ी, और 1674 तक देखोगे तो उन्होंने 50 कॉपीज जो है वो कोंकणी लैंग्वेज में यहाँ पर प्रिंट करवा दी गई, कनारा लैंग्वेज में प्रिंट करवा दी गई। इसके अलावा 1579 की बात करें अगर हम लोग, देखो कैसे चेंजेस हुए। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक एट कोचीन। इंडिया में कैसे कैसे यहां पर चीजें आ रही हैं। 1710 में देखो डच जो प्रोटेस्टेंट्स थे, प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट, 32 तमिल टेक्स्ट आ गए। 1713 में देखिए फर्स्ट मलयालम बुक वाज प्रिंटेड बाय देम। तो ये सब यहां पर उन्होंने किया। देखिए जैसे जैसे चीजें यहां पर आती बढ़ती चली गई इंडिया में। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही लेट इंडिया में आना स्टार्ट होती है, बहुत ही लेट स्टार्ट होती है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेज केम लेटर विद द एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, फिर भी बहुत लेट था जब इंग्लिश में या इंग्लिश की प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंडिया में आती है। देखिए इन 1780 द न्यूज़पेपर इन इंडिया, जिसका नाम था आप देखिए प्रिंटेड बंगाल गैजेट, ऐसो कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर। यहाँ पर देखो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उन्होंने इसको एडिट करना शुरू किया इस अखबार को, ठीक है ना, और उसका नाम था बंगाल गैजेट 1870s के आसपास, ठीक है ना। नाउ इट वाज अ प्राइवेट इंटरप्राइज एंड प्रिंटेड इन इंग्लिश। और ये कागज, ये अखबार वाले कहते थे वी वर प्राउड, क्योंकि ये प्राइवेट एंटरप्राइज था, लेकिन आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं था। यानी कि कॉलोनियल पावर आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन उसके बाद भी उसके इन्फ्लुएंस से बाहर था ये अखबार। समझ में आ रहा है, उसके इन्फ्लुएंस से बाहर था। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है जब आई इंडिया में, एडवेंट जब हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसके बाद ये अखबार यहाँ पर शुरू होता है। लेकिन ये अखबार इस कॉलोनियल पावर के इन्फ्लुएंस से बाहर था, और अगस्टस 21 को यहाँ पर कर रहे थे, एडिट कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें आपको एड्स, न्यूज, ये सब चीज मिलेंगी। इनफैक्ट आप देखोगे कि जेम्स ऑगस्टस 21 जो है वो गॉसिप्स भी इसमें लिखते थे इसके अंदर। इसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, उनकी जो गॉसिप्स होती थी कंपनी के अंदर की, वो सारी गॉसिप्स भी क्या चल रही हैं, गरम मसाला, मिर्च मसाला टाइप हर चीज लिखा करते थे।
समझ रहे हो, इंडिया के अंदर ये सब भी चल रहा है। तो बड़े लोग बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, क्या चल रहा है भाई कंपनी के अंदर, क्या चल रहा है ना, इंग्रेव्ड बाय दिस। अब चूंकि इस तरह की हरकतों से बड़ा इंग्रेव्ड हुए कौन, उस वक्त के यहाँ के आप देखो गवर्नर जनरल या आपके जो वारेन हेस्टिंग्स थे, बड़े इंग्रेव्ड हो गए कि भैया ये तो कंपनी की बार बार बता रहा है इंसान, गॉसिप्स लिख रहा है हमारे बारे में। तो उसको वार्न किया गया, मत करो ऐसा। ही एनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियली सैंक्शन्ड न्यूज़पेपर्स, ही एनकरेज द पब्लिकेशन। अब उन्होंने कहा वॉरेन हेस्टिंग्स ने कि हम वो न्यूज़पेपर छपवाएंगे जो सरकार के लिए बोल रही हो, हम वो न्यूज़पेपर छपवाएंगे जो कंपनी के भले के फायदे में बोल रही हो, यानी कि कंपनी के द्वारा सैंक्शन न्यूज़पेपर्स ही मार्केट में जाने चाहिए। इस बातों को वो इंकरेज कर रहे थे। दीज वुड काउंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो उनका आइडिया ये था, क्यों कर रहे थे सर, वो चाहते थे कि भाई जो भी चीजें यहाँ पर, जो भी ऐसे अखबार है, जो भी यहाँ पर जर्नल्स हैं जो कंपनी की इमेज को यहाँ खराब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो उसके काउंटर में हम लोग ऐसे अखबार शुरू करेंगे इंडिया में जो कि हमारी इमेज को इंप्रूव करेगा। क्लियर है। इंडियंस टू began to bring their own newspapers later on। आप देखोगे फर्स्ट टू अपीयर वाज द वीकली बंगाल गैजेट। अभी थोड़ा अलग है, जो अभी बताया ना उससे अलग है, ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य, ये अलग है, ठीक है ना। हु वॉज क्लोज टू राम मोहन रॉय। तो ये बंगाल गैजेट जो अभी बताया मैंने पीछे, वो दोनों यहां पर अलग है ना। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। अब देखो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स की कहानी बहुत सिंपल है, इसको आप रीड आउट करिएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो सिनारियो क्या है, सिनारियो कुछ ऐसा है कि जो उलेमा है, मुसलमानों के उलेमा है, मुसलमानों के उलेमा देख रहे हैं कि भैया हमारे रिलीजियस, हमारे कंट्री की, हमारे धर्म के रिफॉर्म्स कर सकते हैं ये लोग, है ना, जिस प्रकार की वो बातें कर रहे थे। या जो हिंदूज थे उनको डर लग रहा था कि भैया जो हमारे यहाँ रिलीजियस बिलीफ है उनको बदल रहे हैं ये लोग, है ना। तो अंग्रेज जो थे वो ये करना चाह रहे थे। देयर वर डिबेट्स एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अबाउट रिलीजियस मैटर्स। These debates are carried out in public and in print. Printed tracts shape the nature of debate. A wider public could now participate in these public discussions. New ideas emerged through these clashes of opinions. है ना। तो मतलब जो रिलीजियस चीजें चल रही थी उनके ऊपर डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, पब्लिकली डिस्कशंस हुए, ताकि पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट कर सके और अपना व्यू यहां पर बता सके। तो बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज थे जो उस वक्त थे, जैसे कि विडो इमोल्यूशन, वुमेन जो है वो अपने आप को जला देती है अपने हस्बैंड की चिता के साथ, ठीक है, ये सही है कि नहीं। देन मोनोथीज्म, भगवान एक है, आइडल्ट्री, मूर्ति पूजा, कास्टिज्म एंड अदर थिंग, ये सही है कि नहीं। इसको लेकर यहां पर डिबेट्स हुए, क्या ये गलत है। जब डिबेट्स हुए तो इसके ऊपर जो भी सही गलत निकला उसको रिफॉर्म किया गया उस हिसाब से। ये यहां बेसिक आइडिया था। प्रिंट प्रोवाइडेड स्पेस टू डिबेट दीज आइडियाज, इन आइडियाज को डिबेट किया गया, ठीक है ना। एंड स्प्रेड अवेयरनेस, और लोगों को अवेयरनेस कराया गया। ऐसा नहीं कि भैया प्रिंट में हर चीज अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, ये चीजें भी ऐसी थी जिसको एंड किया गया, है ना। प्रिंट कल्चर में समझा गया, प्रिंट हुआ, जब डिबेट्स हुए तो समझा गया कि नहीं ये गलत चीजें हैं, है ना, इसको ठीक कर सकते हैं। सो टू रीच अ वाइडर ऑडियंस द आइडियाज आर प्रिंटेड इन एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। राम मोहन रॉय इन्होंने पब्लिश किया संवाद कॉमेडी फ्रॉम 1821, और राम मोहन रॉय को काउंटर करने के लिए यहां पर समाचार चंद्रिका पब्लिश किया गया। सिंपल सी कहानी। फ्रॉम 1822 दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स आए, जामे जहाननामा एंड शमसुल अकबर, ठीक है, और सेम ईयर में गुजराती न्यूज़पेपर आया, बॉम्बे समाचार मेड इट्स अपीयरेंस। तो देखो इंडिया में भी ये अखबार यहां पर आ रहे थे। ये कुछ अखबारों के नाम है जो एनसीईआरटी में है। राम मोहन रॉय का अखबार पब्लिश किया उन्होंने संवाद कॉमेडी 1821 में, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनको अपोज करने के लिए यहाँ पर समाचार चंद्रिका आया, उनके ओपिनियंस को अपोज करने के लिए। फिर पर्शियन न्यूज़पेपर था जामे जहाननामा और शमसुल अकबर, इसको पब्लिश किया गया 1822 में। सेम ईयर में आपको बॉम्बे समाचार देखने को मिलता है। अब नॉर्थ इंडिया में मैंने आपको उलेमाओं की बात बताई, सिमिलरली मैंने आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं हिंदूज में क्या था। दोनों जगह, दोनों में धर्म के जो यहां पर लोग थे, उलेमा थे, यहां पर हिंदूज के अंदर जो ऑर्थोडॉक्सी थी, उनको ये डर था कि भैया हमारे रिलीजियस चीजों को बदला ना जाए, डर था। लेकिन डिबेट्स हुए। अब जैसे मैं आपको बताऊं उलेमा की, दे वर डीपली एंशियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। उनको डर लग रहा था कि कॉलोनियल रूलर्स जो हैं वो ऑल्टर द मुस्लिम पर्सनल लॉज, कॉलोनियल रूल जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉज को चेंज कर देंगे। तो उन्होंने काउंटर करने के लिए क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि भैया उन्होंने फतवा टाइप का जारी कर दिया। क्या बताया, किस प्रकार से हर मुसलमान को अपना दिन बिताना है, फतवा जारी कर दिया कि आपको इस तरह से अपना दिन बिताना है भैया, ठीक है ना।
To counter this, they used cheap lithographic presses, published Persian and Urdu translations of the holy scriptures and printed religious newspapers and tracts. तो अपने धर्म के बारे में बताने के लिए वो यहाँ पर ये चीजें करने लगे, प्रेसेस पब्लिश पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशंस यहाँ पब्लिश करने लगे ताकि लोग उसको पढ़ पाए कि इस्लाम में क्या लिखा है, क्या कहता है इस्लाम, कहीं इस्लाम बहक ना, लोग जो है बहक ना जाए, इंग्लिश की बातों में आ ना जाए, अंग्रेजों की बातों में। देवबंदी सेमिनारी इन्होंने पब्लिश करी, थाउजेंड्स अपॉन द थाउजेंड्स ऑफ फतवास जारी कर दिए उन्होंने, बताया फतवा के थ्रू, इन देवबंदी ने फतवा के थ्रू बताया कि भैया कैसे एक मुसलमान को अपना पूरा दिन जो है एवरीडे लाइफ को उसको बताना है, वो पूरा एक्सप्लेन यहां पर किया। तो ये तो मुसलमानों के अंदर था। जब हम बात करते हैं हिंदूज के अंदर, तो फर्स्ट प्रिंटेड जो एडिशन है ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास 16th century text came out from Calcutta in 1810. Now by mid 19th century cheap lithographic editions flooded the North Indian markets. Again वही चीज, चीप लिथोग्राफिक टेक्स्ट, ताकि गरीब से गरीब इंसान हिंदू कल्चर के बारे में जान सके, पढ़ सके। फ्रॉम 1880s नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे पब्लिश्ड न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर, ताकि लोग जान पाए, जैसे बता रहा हूं बार बार, ताकि लोगों को पता चल पाए कि क्या हिंदू कल्चर है। तो यहां पर देखिए नवल किशोर प्रेस की बात आती है लखनऊ में, और दूसरा श्री वेंकटेश्वर प्रेस कहां पर, बॉम्बे में, इन्होंने पब्लिश किया वर्नाकुलर में, ताकि हम अपने हिंदू कल्चर के, हिंदू जो यहां पर टेक्स्ट हैं उनके बारे में यहां पर बता पाए। प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ conflicting opinions amongst the communities, but it also connected communities and people in different parts of India. Newspapers conveyed news from one place to other, creating pan-Indian entities. तो एक बात समझ में आ गई कि हाँ, पब्लिक, ये जो डिबेट्स हुई इससे पब्लिक ओपिनियन बना, और पब्लिक ओपिनियन ऐसा जो पैन इंडिया आइडेंटिटी क्रिएट हो पाई, मतलब एक चीज ऑल ओवर इंडिया यहां पर फॉलो हो पाई, पैन इंडिया यहां पर चीजें कन्वे हो पाई एक जगह से दूसरी जगह तक, हर जगह पर एक सिमिलर चीजें यहां पर फॉलो हो पाई, ताकि इससे लोग भी कनेक्टेड यहां पर फील करेंगे। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, नए नए तरीके यहां पर, नए नए पब्लिकेशन सामने आते हैं। चलिए ये इसको देख लेते हैं, सेकंड लास्ट है इसका। प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। अब जब प्रिंटिंग आ गई तो नए नए प्रकार की और प्रकार की किताबें पब्लिश होनी चाहिए थी। सोचो ना, अब प्रिंटिंग हो रही है एक प्रकार की, तो ये बात आई ना कि भाई हम डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की प्रिंटिंग कर सकते हैं। कैसे? नॉवल लिखने लग जाओ, क्योंकि लोगों को नॉवल पढ़ने में मजा आता है। किताबें आती हैं आजकल, महकता आंचल, बदबूदार आंचल, पढ़ लो। तो क्या हो रहा है, नॉवल, अरबी में नॉवल आ रही है, हिंदी में भी आ रही है, महिला मित्र की नॉवल आ रही है, अलग अलग टाइप की नॉवलें आ रही है, लोग पढ़ेंगे, मजा आएगा। और लोग ऐसी नॉवल चाह रहे थे जो उनकी लाइफ से कनेक्टेड हो, वो लोग रिलेट कर पाए। कुछ ब्रेकअप नॉवल है, पढ़ लिया हमने, भाई साहब हम भी दुख में चले गए, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, समझ रहे हो? तो नया फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, जैसा लोगों को चाहिए था वैसा पकड़ा दिया गया। मार्केटिंग की बेस्ट तरीका। मार्केटिंग में क्या होता है, यही होता है, पहले आपको रियलाइज कराया जाता है कि तुमको उसकी नीड है, और फिर वो प्रोडक्ट तो आप झक मार के लेंगे। सिमिलरली यहां पर ये हो रहा है कि भैया ऐसी नॉवेल्स लिखी गई, ऐसी किताबें लिखी गई जिससे लोग रिलेट कर पाए। लिखा हुआ है अदर लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। क्या? लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स अमंग द अदर्स, इस प्रकार की किताबें भी यहां पर देखने को मिलती हैं। A new visual culture was taking shape with more printing presses. Visual images could be easily reproduced in multiple copies. Painters like Raja Ravi Verma produced images for mass circulation. इमेजेस भी सामने आने लगी, समझ रहे हो? इमेजेस का प्रिंट भी यहां पर होने लगा। इमेजेस के प्रिंट के थ्रू बहुत सारी चीजें यहां पर बताई जाने लगी, काफी कुछ रीड आउट हो सकता था इमेजेस की प्रिंट को देखकर। क्लियर है? पुअर वुड engravers were employed by print shops. पुअर वुड engravers, गरीब वुड इंग्रेवर्स, जो वुड पे इंग्रेविंग करते हैं, गरीब वुड इंग्रेवर्स, वो एम्प्लॉय किए गए प्रिंट शॉप्स के अंदर। अब देखो यहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया। चीप प्रिंट्स, कैलेंडर्स इजीली इन द बाजार could be bought even by the poor to decorate the walls. अब वही कैलेंडर पे कुछ कुछ पोस्टर लगा दिया, किसी हीरोइन की फोटो चिपका दी, लड़के भी उसको अपने घर में लगा लेंगे, हॉस्टल में जो पढ़ने जाते हैं कॉलेज के अंदर वो भी लगा के बैठ जाएंगे। तो कैसा देखो क्या हो रहा है, चीप प्रिंट, बहुत महंगा कैलेंडर नहीं आएगा, ऐसा आएगा कि भैया हर कोई देख लेगा, हाँ ले लो। चौराहे पे मिल रहा था, किताब खरीदने गए थे लक्ष्मीकांत, और बगल में कैलेंडर वाले की दुकान लगी थी, तो वहीं कैलेंडर वाली दुकान से हमने वो वाला कैलेंडर ले लिया जिसमें फोटो लगी थी हीरोइन की, वही ले आए। सस्ता मिलेगा एकदम, ताकि हर स्टूडेंट खरीद ले। पता है स्टूडेंट का पैसा तो होता नहीं है, स्टूडेंट वैसे गरीब होता है, पढ़ने लिखने वाला आदमी है, पैसा है नहीं, माँ बाप ने खाली पैसा दिया है कि 2 टाइम का मेस का खाना खा लो
और सुबह के चाय पानी कर लो, किताबें जो खरीदनी हो खरीद लो। तो महंगा कैलेंडर तो खरीद नहीं सकते, तो कैलेंडर का दाम सस्ता कर दिया जाता है, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल इन द बाजार could be bought even by the poor to decorate the walls of the house or places of work। जगह जगह पे ये सब सस्ती कर दी गई ताकि लोग अपने घरों को सजा सकें। आपने देखा होगा एक टाइम था जब लोग घरों में कैलेंडर टांगते थे, अब आजकल तो कैलेंडर आपका फोन के अंदर गूगल के साथ लिंक हो गया है, समझ रहे हो। तो प्रिंट कल्चर यहां से देखो ये वाला लूज हो गया है। These prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion, politics and society and culture। हर प्रकार की चीजें, बोलो किसी कैलेंडर में रेड फोर्ट लगा दिया गया, अलग मैसेज दे रहा है। किसी कैलेंडर में आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके जो साइंस होते हैं सिंबल्स वो लगा दिएगा, अलग मैसेज शो होगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है वो हो रही थी। अर्ली कार्टून्स, अब कार्टून्स के बारे में हम ऑलरेडी मतलब आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्टून्स का भी एक जमाना यहाँ पर आया था, और ऐसे कार्टून्स थे जो सोशल लाइफ पे मिमिक करते थे, पॉलिटिकल चीज़ों पे। आज भी देखो इंडिया टुडे वाला एक बड़ा अच्छा कार्टून वाला बनाता है, कुछ अगर होता है तो उस पर बड़ा कार्टून वाला एक वीडियो बनाता है वो, है ना, नीचे लिख देता है नो ऑफेंस प्लीज, है ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो बाय 1870s कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स। अखबारों में आज भी ऐसा होता है, क्योंकि मिमिक करना होता है, अक्सर आपको अखबारों में मिलेगा। कभी इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन में देखो एक आदमी खड़ा हुआ है, पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को कुछ और ऐसे कुछ मिमिक कर देंगे कि हाँ देख समझ में ये आ रहा है कि हाँ उनकी सरकार बाहर हो गई, हम आ गए पावर में, समझ रहे हो ये चीज। दे कमेंटेड ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, होता है कार्टून्स के थ्रू। some ridiculed the educated Indians fascination, others expressed the fear of social change। मतलब कार्टून्स के थ्रू अलग अलग टाइप का डिपिक्शन जो है यहाँ पर पॉसिबल था और वो किया जा रहा था ना। वुमेन इन प्रिंट, वुमेन जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन का जो था उनके लिए बहुत सारी किताबें अलग अलग आई, उनका जो रहने का तरीका, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सब यहाँ बताया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, वुमेन का जो वुमेन रीडर्स थे वो इंक्रीज हो गए। वुमेन को लगा रहे भैया हमारी तो भैया हमारा दुखड़ा है इस किताब में लिखा हुआ है, ले आओ किताब ले आओ, तो उस किताब को पढ़ने लग गए। इस तरह से वुमेन रीडर्स बढ़ गए। नॉट ओनली दिस, अच्छी किताबें भी, मतलब जो उनको एक बेटर अच्छा सजेशन देती थी वुमेन, वो भी रीड करना चाहती थी, ठीक है। तो वुमेन वे रिप्रेजेंटेड इन लिटरेचर, वुमेन की रीडिंग, वुमेन रीडर्स बढ़ गए, मैनी जर्नल्स में वुमेन की राइटिंग्स आने लगी, ठीक है। बट इट कुड नॉट रीच ऑल फैमिलीज एज दे मेनी फैमिलीज कंजर्वेटिव, बहुत सारी फैमिलीज थी जो कंजर्वेटिव थी तो उन तक नहीं पहुंचा। तो हुआ क्या, जो फैमिलीज मतलब कंजर्वेटिव नहीं थी, उनके हस्बैंड्स ने, अगर शादी हो गई तो उनके हस्बैंड्स ने, उनकी फैमिलीज ने उनको पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया। इसकी वजह से क्या हो सका, वो किताबों को पढ़ पाई जो बुक्स हैं, और वो बुक्स लिख पाई। यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखोगे 19th सेंचुरी में ईस्ट बंगाल में यहाँ पर एक वुमेन, एक लेडी जिनको पढ़ने से मना किया, कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करते हैं, फैमिली पढ़ा नहीं रही है, चुपचाप पढ़ रही है। भाई साहब ऐसे लोग देखो आप, यहाँ हमारे वाले लोगों को पढ़ा के थक गए हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। राज सुंदरी देवी छुप छुप के किचन में पढ़ रही थी, रेबेल थी, नहीं मैं पढ़ाई करूंगी, उसको पढ़ाया नहीं गया। क्यों, पढ़ लिया, अगर ईस्ट बंगाल पढ़ लिया, उर्दू रोमांस पढ़ लिया तो बर्बाद हो जाएंगी, पॉल्यूट हो जाएंगी। ऐसी गंदी, मतलब हम कह सकते हैं इस तरह की यहाँ पर विचारधारा रखी जाती थी कि अगर वुमेन ने पढ़ाई करी तो पॉल्यूट हो जाएगी, समझ रहे हो। तो पर ऐसी लेडीज ने रिबल किया, नहीं हम पढ़ेंगे। जैसे कि राज सुंदरी देवी, यंग मैरिड गर्ल इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड, शी लर्न टू रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन। किचन में बैठ के पढ़ रही थी वो। देखो सीखो, हम मोबाइल के सामने बैठ के आपका लेक्चर भी देख के हंस रहे हैं इस वक्त, आप क्या बातें बोल रहे हो। लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, बाद में इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, क्या, अमर जीवन, which was published in 1876। It was the first full-length autobiography published in the Bengali language। पहली ऐसी ये यहाँ पर थी। Now इसके बाद few Bengali women like कैलाश भाषिनी देवी, इन्होंने लिखा बुक अपने एक्सपीरियंसेस को वुमेन के, कैसे वुमेन जो है इम्प्रिजन रहती हैं घरों के अंदर, कैसे उनको यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, कैसे उनको फोर्स किया जाता है वो हार्ड डोमेस्टिक लेबर करने के लिए, और उनको कितना अनजस्टली ट्रीट किया जाता है इस तरह के सर्विस देने के बाद भी। खाना बना रही है फिर भी अनजस्टली ट्रीट कर रहे हैं, हर तरह घर गृहस्थी काम कर रही है फिर भी मार काट रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। वो किताबों में यहाँ पर हाईलाइट किया कैलाश भाषिनी देवी ने। इन 1880s इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए तो ताराबाई शिंदे का नाम आता है, पंडिता रामाबाई का नाम आता है। इन्होंने अपने विद पैशनेट एंगर उन्होंने लिखा अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ द अपर कास्ट हिंदू वुमेन, स्पेशली द विडोज, उनके बारे में लिखा। वुमेन है इन अ तमिल नॉवल एक्सप्रेस
her reading expressed what reading meant to women who were so gratefully confined by social regulation. मतलब कुल मिला के वुमेन के ऊपर यहाँ पर जो भी चीजें थी, चाहे वो अत्याचार हो रहा हो उन पे, चाहे उनके ऊपर किसी प्रकार का मिजरेबल कंडीशन उनकी, उन सब चीजों को यहाँ दिखाया गया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं अर्ली 20th सेंचुरी। अब देखिए, सम जर्नल्स वेयर रिटन बाय वुमेन ऑल्सो एडिटेड बाय देम, देन दे डिस्कस्ड इश्यूज लाइक, बहुत सारे इश्यूज जैसे कि वुमेन्स एजुकेशन, बता चुका हूं आपको पढ़ाना चाहिए कि नहीं, विडोहुड, विडो रीमैरिज, वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, इन सब चीजों को। तो सम ऑफ देम जो है ऑफर्ड हाउसहोल्ड एंड फैशन लेसन्स टू वुमेन, ब्रॉट एंटरटेनमेंट थ्रू शॉर्ट स्टोरीज एंड स्टिलाइज्ड नॉवेल्स। अब एंटरटेनमेंट चाहिए ना, खाली ऐसी किताबें नहीं होंगी, वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, इन सब किताब, इसके अलावा एंटरटेनमेंट किताबें भी चाहिए औरतों को, वुमेन को। हाँ भाई, घर पे अगर बैठे हैं, हाउस वाइफ हैं, तो घर में कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए। पता लगा गंभीर किताबें पढ़ते पढ़ते इतनी गंभीर होगा कि जब हस्बैंड घर पे आया तो मार काट के बराबर कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो कुछ एंटरटेनमेंट जैसी किताबें वो भी यहाँ पर घरों तक पहुंची। क्लियर। पंजाब में देखिए 20th सेंचुरी, सिमिलर फोक लिटरेचर वॉज वाइडली प्रिंटेड। राम चड्ढा पब्लिश दी फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स, ठीक है ना। इस तरह की खालसा ट्रैक्ट ने भी इस प्रकार की किताब जो है, बुकलेट, यहाँ सिमिलर मैसेज देते हुए यहाँ पर छापी थी। बंगाल में एक एंटायर एरिया था जिसका नाम था क्या, बटाला। क्या नाम था, बट्टला, बट्टला। अब बट्टला जगह ऐसी थी जहां पर आपको बड़ी सस्ती सस्ती किताबें मिलेंगी, बहुत पॉपुलर बुक्स मिलेंगी, और बट्टला अब लोगों के घर घर तक पहुंच गया था। बट्टला में आपको कुछ स्कैंडलस और ऑब्ससीन किताबें मिल जाएंगी, इस तरह की चीजें भी थी। तो बेसिकली क्या था कि यहाँ पर आपको सस्ती सस्ती एडिशंस की किताबें मिलेंगी। वो किताबें मतलब रिलीजियस भी हो सकती हैं, वो किताबें स्क्रिप्चर्स भी हो सकते हैं, है ना, लिटरेचर भी हो सकता है, कुछ स्कैंडलस और ऑब्ससीन भी हो सकती है चीजें। तो ये घर घर तक पहुंच गई। बटाला पब्लिकेशंस जो है वो क्या हुआ, रीच्ड होम, घरों तक पहुंच गया। और अब लेजर टाइम में जो औरतें हैं, बढ़िया वुमेन जो हैं, वो इन किताबों को, जो सस्ती सस्ती किताबें हैं, वो यहाँ पर पढ़ रही हैं। प्रिंट एंड दी पुअर पीपल। नाउ सी, बुक्स वर प्रिंटेड एट चीप कॉस्ट एंड सोल्ड एट चीप कॉस्ट सो दैट पुअर कुड अफोर्ड। सीधी बात है ना, गरीब को ही पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पर बुक्स जो है वो लेके आए ऐसे कॉस्ट में जो पढ़ सकें पुअर भी। पब्लिक लाइब्रेरीज यहाँ पर सेटअप किया गया, अलग अलग जगह एक्सपैंड किया पब्लिक लाइब्रेरीज को, ताकि लोग जो है कहीं भी उनको रीडिंग का एक्सेस होना चाहिए। ये लाइब्रेरीज ऐसी जगह पर लोकेट किया गया, ऐसी मतलब जगह पे जहाँ पर प्रॉस्परस टाउन्स हो, शहर हो, ताकि लोग वहां पढ़ सकें। प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर वर आल्सो हाइलाइटेड सिग्निफिकेंटली। इन किताबों के अंदर ऐसी किताबें भी आई जहां गरीबों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया, ये भी है। यहाँ पर आया एक नाम, ज्योतिबा फुले, मराठा पायनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट, रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज बुक, क्या नाम है, गुलमर्गी। किताब ये एनसीईआरटी में नाम आता है आपका, गुलमर्गी लिखी। उसमें कास्ट सिस्टम के क्या क्या यहाँ पर वो कास्ट एंड कास्ट सिस्टम, कास्ट की इरेगुलरिटीज क्या है, इनजस्टिस क्या हो रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ ज्योतिबा फुले ने इसमें यहाँ पर लिखे हुए हैं इसमें। नेक्स्ट और भी देखिए, यहाँ पर अंबेडकर साहब का नाम आता है, ईवी रामास्वामी अय्यर का नाम आया है, जिनको हम लोग पेरियार कहते हैं। इन्होंने भी यहाँ पर लिखा, कास्ट मूवमेंट्स पे लिखा उन्होंने, ठीक है। ये देखिए दोनों के नाम बता दिए मैंने आपको, बी आर अम्बेडकर का नाम बता दिया महाराष्ट्र में, और ईवी रामास्वामी अय्यर जिनको पेरियार कहते हैं उनका नाम भी बताया। तो इन्होंने भी यहाँ पर लिखा क्या, कास्ट के ऊपर लिखा, पावरफुली रोट ऑन कास्ट, और जो भी चीजें हैं, मतलब उन जो भी कंसर्न्स हैं कास्ट को लेकर, वो सब लिखे। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड सेक्ट्स आल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पॉपुलर जर्नल्स, है ना, एंड ट्रैक्ट्स क्रिटिसाइजिंग एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड इन्वेस्टिंग अ न्यू जस्ट एंड फ्यूचर। क्लियर है, ये सब चीजें यहाँ पर खोदी चली गई। नाउ इसके अलावा देखिए, काशी बाबा, कानपुर मिल वर्कर, इन्होंने किताब लिखी छोटे और बड़े का सवाल 1838 में, ताकि बताया जा सके, वर्कर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, वुमेन की बात कर रहे थे, चिल्ड्रन की कर रहे थे, वर्कर्स की, चिल्ड्रन का बता दिया, है ना, वुमेन का बता दिया, अब वर्कर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है काशी बाबा, कानपुर मिल वर्कर, किताब लिखी छोटे और बड़े का सवाल, ताकि दिखाया जा सके लिंक कि कास्ट और कास्ट एक्सप्लॉयटेशन में यहाँ पर क्या फर्क है, ठीक है। ये देखिए, पोएम्स ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर्स, जिन्होंने यहाँ पर लिखा था अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र, 1935 और 1955 के बीच में, वेर ब्रॉट टुगेदर एंड पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन कॉल्ड सच्ची कविताएं। इस तरह से यहाँ पर चीजें हो रही थी। सो बाय 1930 बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर सेट अप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्व्स फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ बॉम्बे वर्कर्स। तो वर्कर्स को यहाँ पर भी इस प्रकार से उनके लिए भी यहाँ पर लाइब्रेरी सेटअप करी गई, ताकि वो भी पढ़ पाए। नाउ प्रिंट एंड सेंसरशिप, अभी लास्ट पार्ट है, सिंपल सी कहानी है, मेरे ख्याल से इंडिया के नेशनल मूवमेंट से जुड़ी है। तो आप सब जानते ही होंगे, आपको पता होगा कि देखो, वैसे तो जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, तो उस वक्त जो अंग्रेजों का टारगेट था ना, वो स्ट्रेंजली आप देखोगे तो इंडियंस का नहीं था, है ना। अब उस वक्त
जो यहाँ पर आप देखोगे 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मोस्ट कंसर्न विद दी वाइट्स प्रिंटिंग ट्रबलसम मटेरियल्स। जो वाइट्स थे इंडिया के अंदर, वही बड़े ऐसे आर्टिकल्स लिख रहे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ा ही दुख या फिर उनके लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी। 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक रेगुलेशन पास किया ताकि उनको हम कंट्रोल कर सके। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा लिख रहे थे, उनको डर ये लग रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि यार ये जो अंग्रेज मतलब उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ लिख रहे हैं। और काहे के लिए उनको डर लगता था कि ऐसा ना हो कि भैया इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स की वजह से जो ये इंग्लिश में लिख रहे हैं, इन्हीं के लोग लिख रहे हैं, उससे कहीं इस ईस्ट इंडिया का हमारी कंपनी की मुनाफुली ना खत्म हो जाए, क्योंकि वो उन्हीं की कंपनी के ऑफिशियल्स के बारे में बुरा भला लिखते थे। अब बुरा भला क्या, सच्चाई लिख रहे थे कि भैया ये करप्शन कर रहे हैं, ये ऑफिशियल्स ऐसे हैं वैसे हैं। तो इस वजह से यहाँ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए एक एक्ट यहाँ पर पास किया, मतलब रेगुलेट टू कंट्रोल द प्रेस फ्रीडम। द कंपनी बिगैन इंकरेजिंग द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स दैट वुड सेलिब्रेट द ब्रिटिश रूल। ऐसे न्यूज़पेपर सामने आए, ऐसे न्यूज़पेपर लिखे जाएं जो ब्रिटिश की वाहवाही करें, ब्रिटिश के अखबारों की। इन 1835 फेस्ड विद द अर्जेंट पिटीशंस बाय एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, गवर्नर जनरल बेंटिक ने एग्री किया कि चलो हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे अपने प्रेस लॉज को। थॉमस मैकुले, a liberal colonial officials formulated new rules that restored the all earlier freedoms। ठीक है, अब यहीं पर क्या आता है, यहां पर क्या आता है 1857 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी क्लैम्ड नेटिव प्रेस। ठीक है, मना किया गया, नहीं माने। ठीक है, अब देखो 1857 का रिवोल्ट भी हो गया, तो अंग्रेजों को लगा भाई ये प्रिंट जो है बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि प्रिंट से ही क्या हुआ, प्रिंट भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक रोल प्ले करता था 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसमें बहुत बड़ा रिवोल्ट, यहाँ बहुत बड़ा रोल जो है वो प्रिंट का था। तो यहाँ पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। ठीक है, और इस एक्ट को पास किया गया आयरिश प्रेस लॉज पे ये मॉडल था। और यहाँ क्या कह रहा था, इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर प्रेस। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस में कुछ भी ऐसा एडिटोरियल या ऐसी कोई न्यूज आ रही है, रिपोर्ट आ रही है जो सरकार के खिलाफ है, उसको सेंसर करना है, उसको रोक देना है, उसको मार्केट में जाने नहीं देना है। ठीक है ना, ये चीज यहां पर बोली गई थी। सो फ्रॉम नाउ ऑन गवर्नर केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। क्या न्यूज छपने वाली है, किस प्रोविंस में कहां जा रही है, क्या जा रही है, इस पे बड़ा सख्त नजरें यहां पर रखी गई। व्हेन रिपोर्ट वाज जज्ड सेडिशियस, अगर रिपोर्ट दिख गई कि सेडिशियस है, सरकार के खिलाफ है, तो भैया पहले उसको वार्निंग दी जाती थी, मत करो। अगर वार्निंग को इग्नोर किया गया तो उसकी प्रेस को सीज कर लिया जाता था। ठीक है, यही था, पढ़ा हुआ सबने। सो व्हेन अ रिपोर्ट वाज जज्ड एज सेडिशियस, द न्यूज़पेपर वाज वार्नड एंड इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड, द प्रेस वाज लायबल टू बी सीज्ड एंड द प्रिंटिंग मशीनरी कॉन्फिस्केटेड। ये था दोस्तों पूरा चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड का। इसी के साथ बस खत्म हो रहा है कि डिस्पाइट द रिप्रेसिव मेजर्स, नहीं माने, नेशनलिस्ट नहीं मानते हैं, और प्रेस उन्होंने फॉर्म करी, मोर नंबर ऑफ प्रेसेस बनी, सरकार का यहाँ पर क्या किया गया उसको अपोज करने के लिए। दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल एंड इंकरेज नेशनल एक्टिविटीज लगातार इंकरेज करे गए कॉलोनियल पावर के खिलाफ, उसके खिलाफ यहाँ पर इन अखबारों में, इन किताबों में लिखा गया। When Punjab revolutionaries were deported in 1907, बाल गंगाधर तिलक wrote with great sympathy about them in केसरी। ये सब भी यहाँ पर हुआ। This led to his imprisonment, इम्प्रिजन कर दिया गया था उनको 1908 में, प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। तो ये सब चीजें हुई थी, है ना, बहुत सिंपल चीजें हैं। यही हुआ था भाई कि कुल मिलाकर कहानी बताई जा रही है कि कैसे प्रेस के ऊपर यहाँ पर कर्टेल किया गया था। अंग्रेजों ने वार्न किया कि भाई तुम सरकार के खिलाफ लिखोगे तुम्हारी प्रेस जब्त कर ली जाएगी, नहीं माने लोग, और प्रेस लगाई गई ताकि सरकार कॉलोनियल पावर के खिलाफ और आवाजें उठाई जाएं। यही सब हुआ। वो बताया पंजाब रिवॉल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड, जब उनको डिपोर्ट कर लिया गया था 1907 में, उठा ले गए थे पंजाब के रिवॉल्यूशनरीज को, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था, इनके बारे में लिखा था जिनको डिपोर्ट किया गया था, विद सिंपैथी अबाउट देम इन द केसरी में लिखा था। अब आप लिख दोगे सरकार के खिलाफ, सरकार ने तो मना किया हुआ था, लिखना नहीं है, नहीं मानोगे जब्त कर लेंगे। क्या हुआ, दिस लेड टू हिज इंप्रिजनमेंट इन 1908, प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। और उनके अरेस्ट की वजह से पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही है हमारा पूरा चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके साथ हमारी क्लास 10th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी खत्म होती है। अब हम क्लास 11th की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, है ना, और इसमें हम ओल्ड एनसीईआरटीज को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि मैं शुरू करूंगा आर एस शर्मा। ध्यान रखना, मैं आर एस शर्मा पढ़ाने जा रहा हूं,
और ये किताब आपको मार्केट में अब हार्ड कॉपीज में मिलेगी, पीडीएफ इसका देखूंगा, अगर मिल जाएगा तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वरना इसकी ओल्ड एनसीईआरटीज आपको करोल बाग या इधर चले आइए, वहां से आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।